वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती है और 14 अगस्त की खुशियाँ सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं आज इस अपने स्पेशल शो में गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं उन तमाम पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए तमाम शख्सियात को सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान। उन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए इसकी आन बान शान में अपने प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए हमेशा आउट ऑफ कंट्री में जाके इस मुल्क में रहकर अपने पाकिस्तान का नाम और वक़ार बुलंद किया है। हमेशा जहाँ प्यार चिराग जलाता है, जहाँ प्यार चिराग जलाता है, जहाँ दरिया दरिया गाता है, उस देश से मेरा नाता है। यस, आई लव पाकिस्तान। और यहाँ पर इस वक्त मैं, क्योंकि इंट्रो के बाद जिन शख्सियात से मैं मिलवाने जा रही हूँ, और आज मेरे 14 अगस्त की थीम भी यही है कि यहाँ पर जितने भी जो मेरे साथ फ़ख्र पाकिस्तान बैठे हुए हैं, यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, वो सारे अपने डोमेन में रह के हमेशा अपने दिल में पाकिस्तान, हमेशा उनके दिल में पाकिस्तान रहा है और वो अपने साथ हर मुल्क में लेके वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इसका हमेशा नाम और सर वक़ार से बुलंद किया है। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं सबसे पहले यहाँ पर मिलवाती हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने हमेशा ट्रस्ट, कहते हैं ना, ट्रस्टी जो लोग होते हैं ना, वो इतनी ईजीएस्ट जॉब नहीं होती है, वो बहुत टिपिकल होती है, क्योंकि इसमें इंसान, कहते हैं ना, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाने के बराबर है। उन्होंने इसमें हमेशा एक कदम आगे रहकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और अपनी ज़िंदगी का लॉन्ग, कहते हैं ना, बहुत लंबा अरसा इस ख़ास तौर पे अपने ट्रस्ट यानी कि अंसार बनी ट्रस्ट को दिया है। तो यहाँ पर मौजूद है फाउंडर चेयरमैन, कौन है? जी हाँ, अंसार बनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यौम आज़ादी मुबारक हो, 14 अगस्त मुबारक हो। और आपको भी बहुत मुबारक। और साथ में ये भी बताऊं कि अंसार साहब की आज बर्थडे भी आपकी भी है। ओके, इन्हें याद है कि मेरी भी बर्थडे। ये हम लोग बड़े लकी हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान के। एक दफ़ा अनवर मकसूद साहब ने किसी तकरीब में एक बात कही जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। जी। नूरजहां मोहतरमा भी थी और काफ़ी लोग थे। तो उन्होंने कहा कि ये शख्स क्यों लोगों को आज़ाद कराता है, क्योंकि ये खुद आज़ादी वाले दिन पैदा हुआ है। अच्छा, आपने भी बिल्कुल अनवर मकसूद के साहब के ज़ूम आई ने बात की। अच्छा बिल, मैं क्योंकि अंसार साहब मौजूद हैं और मिसेस अंसार बनी साहिबा ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर पाकिस्तान का माशाल्लाह नाम रोशन करते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपनी ट्रस्ट को लेके चलती हुई आगे बढ़ती जानी, वो कम स्क्रीन पर आती है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पर, क्योंकि आज 14 अगस्त है, तो उनको मैं वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया। अंसार बनी यानी कि शाइन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको यौम आज़ादी मुबारक और पूरे पाकिस्तान को मुबारक। बिल्कुल। अच्छा जी, गुफ्तगू बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा ना, डिफरेंट डोमेन से बिलोंग करते हुए यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन उनका सबसे खूबसूरत ताल्लुक जॉब से नहीं बल्कि उस प्रोफेशन से जिसमें तमाम कौम को एंटरटेन भी किया हुआ है। तो बहुत ही सीनियर पाकिस्तान के बड़े बड़े नगमे, और मैं जब उनका एक छोटा सा नगमा जैसे ही गुनगुनाना शुरू करूँगी तो आप समझ जाएंगे वो कौन शख्सियत है। जी हाँ, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे। क्या बात है। यहाँ पर इफ्राहिम साहब यानी कि 200 पौने 200 गाने उन्होंने, मिली नगमे सॉन्ग और हर तरह के जो हैं सॉन्ग्स उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो गाए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, बहुत खूबसूरत शख्सियत, पाकिस्तान के लेजेंड, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, इफ्राहिम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी, आपको, अहले वतन को, क्या सबको मुबारक हो। ये जश्न आज़ादी है, जश्न आज़ादी। अभी इसके ऊपर अल्लाह ने मुझे भी रमज़ान का महीना था, 14 अगस्त के दिन ही पैदा किया। अरे वाह भाई, ये तो फिर ये तीसरा केक, एक चौथा भी मंगाना पड़ेगा, एक पाकिस्तान का हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो इस परचम के साए तले हम एक कोई कैसे काटेंगे ना। ये तो कंजूसी है। नहीं सर, आज़ादी वाले दिन तो कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ओके अंसार साहब, डोंट यू वरी। मैं कभी नहीं बताता, आज सो के बाद लेकिन आपने बताया। अच्छा किया भाई, ये तो इतने बरसों में हमें नहीं पता था, इतना
ताल्लुक होने के बावजूद आपके साथ सही कह रहे कि ये तो बड़ी सरप्राइज नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। ओके 14 अगस्त एंड 14 अगस्त। अच्छा जी, जिस तरह हमारे बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं और यूथ को एक्टिव करने के लिए, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करने के लिए हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, किसी भी बच्चे को उन्होंने कभी भी डिनाई नहीं किया, अपने अल्फाज के थ्रू हमेशा उनको मोटिवेट किया है और उनको बताया है कि उनके अंदर कितने स्किल्स हैं, वो किस तरह अपने आप को और अपने मुल्क को प्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में और इंटरनेशनल। जैसे पाकिस्तान में वन एंड ओनली एक ये यूथ पार्लियामेंट के फाउंडर और सब कुछ होल सोल, यस, रिजवान जाफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया और सब पूरे पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक और आप तीनों को तो सालगिरह भी मुबारक। आपको 14 अगस्त को नहीं, अब मैं भी एक सरप्राइज दे देता हूँ। ये ना कहना कि 14 को पैदा हुआ। देखिए मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो 19 जून है, ओके, लेकिन मेरे बेटे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 अगस्त। चले ये की बात है, आजादी तो आई है ना। तो हुआ ये कि माय फर्स्ट सन डेट ऑफ बर्थ इज 14 अगस्त और मुझे याद है कि उस दिन मेरे लाइव शोज भी थे 14 अगस्त को। खैर तो अब बात ये थी कि 14 अगस्त को साहबजादे आए दुनिया में, तो दोस्तों को जब पता चला, किसी ने कहा आज़ाद खान नाम रख लो, किसी ने ये रख लो। अब मैं बड़ा सोचता रहा, मैंने कहा क्या नाम रखा जाए कि जो लिंक करे 14 अगस्त से। तो 14 अगस्त से जो सबसे ज़्यादा पहला नाम, जो पाकिस्तान के साथ जो पहला नाम सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे जहनों में आता है, वो एक ही नाम है, वो कायदा सा मोहम्मद अली जिन्ना। तो मैंने उसी, वैसे तो मोहम्मद अली इटसेल्फ उससे बड़ा कोई नाम हो नहीं सकता, लेकिन मैंने उसको उसका रेफरेंस इधर भी लिया मोहम्मद अली जिन्ना से, और मैंने फिर नाम मोहम्मद अली रखा कायदा के नाम। असल में वो सोच की बात है और एक कहते हैं ना ख्वाब, एक सपना, और बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान। अच्छा, मेरा दूसरा बेटा जो है ना वो पहला जो है 12 इनके सरप्राइज एक और देना चाह रहे हैं। तो पहला जो था वो 14 अगस्त को हुआ, तो उसका नाम मैंने मोहम्मद अली जिन्ना से मोहम्मद अली रख दिया। ठीक है। दूसरा मेरा 12 अक्टूबर को हुआ, ओके, तो मैंने उस रेफरेंस से उसका नाम परवेज मुशर्रफ रख दिया। अच्छा रिजवान भाई, ये जोक था ये रियलिस्टिक? नहीं, रियल बस मजाक नहीं कर रहा, सीरियस। हां, अल्लाह रहम करेगा। मुशर्रफ साहब हमारे बहुत कॉन्फ्रेंसेस में, बहुत इवेंट्स में आए, आपने देखा भी। तो मैंने कहा चलें, तो एक हमारे आर्मी से अब मैं क्या करूँ, मेरे इख्तियार में तो नहीं है ना, 12 अक्टूबर का दिन है, तो अब कुछ तो रिफ्रेश लेना पड़ेगा इस दिन का भी। सर ये इन्होंने डेज मुकर्रर किए हैं, अगले बच्चे बताएं कौन कौन से दिनों में। मैंने सोचा कि इकबाल बाकी हैं, अल्लामा इकबाल बाकी हैं, गालिब बाकी हैं, हसरत मोहानी बाकी हैं। अब आप ऐसा ना हो कि 16 दिसंबर को तो शेख मुजीबुर रहमान का पड़ जाएगा। नहीं, वो नहीं होने देंगे, वो तुम एहतियात करोगे। ओके, बहुत खूबसूरत। अच्छा 14 अगस्त को हम बिल्कुल इसी तरह सेलिब्रेट करें। मैं रिजवान साहब से इसलिए पहला सवाल करूंगी क्योंकि यूथ की बात हम करते हैं, तो ऑफ कोर्स यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं रिजवान जाफर साहब। पाकिस्तान के अंदर यूथ की जो स्किल्स न, क्योंकि आप लोग ये जो सीनियर लोग हैं, इन्होंने यंग जनरेशन से आगे मूव करते करते आगे अपना नाम वकार बनाए, आप क्या समझते हैं कितना स्पार्क है, एजुकेशन में कितने आगे हैं और क्या कमी लगती है? बीइंग अ पाकिस्तानी, आप डिफरेंट स्टेज पे खड़े होते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो देन आपको क्या महसूस होता है कि अभी बच्चे लैक ऑफ कहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, अक्सर मुझसे लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा है, यस, या पाकिस्तान 20 साल बाद कैसा होगा। ओए होए, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जब अपनी 100 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा होगा, इंशाल्लाह ताला कायम दायम रहेगा, और हम जब 14 अगस्त 2047 में हम में से जो लोग जिंदा होंगे, जब उसकी 100 ईयर सेलिब्रेट करेंगे, तो उस वक्त पाकिस्तान कहाँ होगा, सोचने वाली बात ये, और हमें उसी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, कौमें 100 साल लगाती हैं बनने के अंदर, लेकिन उसमें यही होता है कि 20 साल बाद पाकिस्तान कहाँ होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आज के स्कूलों में जाके देख लीजिए, आज जैसे बच्चे हैं, उनका जैसा अखलाक है, क्या वो नकल करते हैं या नहीं करते हैं, क्या वो सच बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, क्या वो टीचर्स का एहतराम करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये जैसे बच्चे हैं ऐसे ही पाकिस्तान होगा। अगर आज हमने इनकी अच्छी तरबियत कर दी, इनको आज हमने अच्छा इंसान बना दिया सबसे पहले, तो एक अच्छा पाकिस्तान होगा। तो अच्छा, और जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज की बात है ना, देखें पाकिस्तान में चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे म्यूजिक का मैदान हो, चाहे सोशल वर्क का मैदान हो, लोगों ने अपने तौर पे मेहनत की है, अपने तौर पे लोग आगे निकल आया, अंसार बन्नी बन गया, कोई फराइम साहब बन गया, लोग अब कोई कदीर खान बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, तो बस लोगों ने अपने तौर पे मेहनत की। हमारा फेलियर अभी तक इंस्टीट्यूशन बेस का है कि हम ऐसे इदारे नहीं है कि जहां हम अच्छे टैलेंट को लें और उसको फिर हम टॉप लेवल पे पहुंचाते हैं। हमारे मुल्क में भी जो है ना, वो ऐसे लोग आने चाहिए जिनको नोबेल प्राइज होल्डर्स हों,
यूरोप आप अमेरिका जाएं, नॉर्मल टीचर होते हैं नोबेल प्राइज होल्डर्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यहाँ पे नहीं है। तो हमें अभी मैं समझता हूँ कि ऊपर की टॉप की जगह खाली है। हमारे बच्चों में हमारे नौजवानों में बहुत टैलेंट है। जब वो अपनी मदद आपके तहत इतना कुछ कर सकते हैं जितना किया है उन्होंने, तो अगर इनको एक अच्छी सरपरस्ती मिलेगी, और खास तौर पे वो बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, जो हम बात करते हैं 2 करोड़ 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, हम जब तक उन्हें स्कूलों में लेके नहीं आएंगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, दूसरे दुश्मन के बच्चों को नहीं, पहले अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो जब तक अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो उस वक्त तक जो है हम अच्छा मुस्तकबिल नहीं बना सकते। और उसके लिए देखिए पॉजिटिव रहना होगा। बिल्कुल ये हमारे साथ लीजेंड मौजूद हैं आपके प्रोग्राम में, इनकी सरपरस्ती के अंदर जो है हमें आगे बढ़ना होगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल बहुत रोशन है और इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जिस तरह मैं इनकी गुफ्तगू सुन रही हूँ रिजवान साहब की, और क्या समझते हैं कि हमारे बच्चों में क्या एप्रिसिएशन नहीं है, जिस तरह आपने कहा नोबेल प्राइज़ और इस तरह मिलना चाहिए, जैसे मलाला को बहुत ज़्यादा एक ओब्लाइज किया जा रहा है, लेकिन अभी हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ बच्चियाँ जिन्होंने बहुत क्रिएटिव काम किया है। जिस तरह अभी एक बच्ची ने, नासा वालों ने उन्हें बुलवाया है, उसने गॉगल्स वगैरह ऐसे बनाए जिसे इंडिकेट कर रहे हैं, और उसकी उम्र जस्ट ओनली 12। उसको नहीं बुलाया, 24 बच्चों को, बच्ची ने पूरी टीम जिन्होंने क्रिएट किए थे मुख्तलिफ आइडियाज जो है, लेकिन रिप्रेजेंट पाकिस्तान, ये तो देखिए इसका मतलब है बच्चे, देखिए टैलेंट बहुत है। और आप देखिए हमारे यहाँ O लेवल्स A लेवल में बच्चे टॉप करते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बहुत सारे बच्चे आगे जाते हैं। लेकिन ये भी याद रखें पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, ठीक है, हमारी बहुत बड़ी आबादी है, तो हम सिर्फ चंद लोगों की बुनियाद पे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरह चाइना ने तरक्की की है, तो एक एक शख्स को शामिल किया अपनी तरक्की के अंदर, हमें अपने एक एक बच्चे को, हमें ये मसावात का निज़ाम कायम करना होगा, एक एक बच्चे को इस्तेमाल करना होगा, जब मुल्क तरक्की कर सकेगा। रिजवान साहब, जिस तरह आपने अभी कहा कि हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, अब मुझे ये बताएं, सिर्फ मैं इसलिए ये आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि अभी उसके बाद मैं फ्रेंड साहब के पास चलूँगी, लेट्स सी हम लोग क्रिएटिव काम भी कर देते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, क्या हम समझते हैं पाकिस्तान सिर्फ यौम आज़ादी पे हम लोग ये फ्लैग लगा लिए और हमने सेलिब्रेट कर ली, इस आज़ादी का मेन मकसद क्या हमारे बच्चों तक डिलीवर हो रहा है कि नहीं? देखिए आज़ादी क्या है, आज़ादी वैसे तो सबसे बड़ी बात ये कि एक बहुत बड़ी नेमत है, और ये खास तौर पे जहाँ पे आज़ादी नहीं है उनसे आप जाके पूछें, या किसी से चलें आप, अगर विजिट करवाएं लोगों को जेल के अंदर, सेंट्रल जेल में जाएं, या बहुत से सियासतदान भी जाके जेल में रहते हैं, तो एक दिन में अंदाजा हो जाता है आज़ादी छिन गई तो क्या हुआ। ठीक है, जो किसी मुल्क को तो छोड़ें, कश्मीर की बात छोड़ें या कहीं और की बात छोड़ें कि वहाँ लोग किस तरह रह रहे हैं, यही अपने मुल्कों के अंदर जो जेल बनी हुई है ना, वहाँ पे जाके लोगों को देख लें, जब उनकी आज़ादी ख़त्म होती है तो उन पर बाउंड्रीज लगती हैं, तो वो उन्हें महसूस होता है कि यार बस यही सबसे बड़ी नेमत है, मुझसे सब चीज़ें छीन लो लेकिन मुझे आज़ाद करो। वहाँ पे लोग बोलते हैं यानी कि हमें कदर नहीं हो रही। ये आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है, और हम अपने मुल्क के फर्स्ट सिटीजन हैं। हम देखिए, मैं दुनिया के 27 कंट्रीज में गया हूँ, ऑफिशियली पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया, तो मुझे कई मौके मिले कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव जॉब्स की ऑफर्स हुई कई मुल्कों के अंदर, मैं जा सकता था, रह सकता था, इमिग्रेशन ले सकता था, तो लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं ऐसा ना हो कि मैं वाकई चला जाऊँ, नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई इज्जत दी है इस मुल्क के अंदर, तो हमारा हक बनता है इसके लिए कुछ करें, कंट्रीब्यूट करें अपना। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अब इसको इस्तेमाल करते हुए मैंने कहा ना कि आज़ादी का मतलब है कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर, यानी हम जो है आवाम से टैक्स ले रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं, लेकिन हम उन्हें दे क्या रहे हैं, तो हमें उनको देना होगा, उनको डिलीवर करना होगा। हमें सबसे पहले तो आप एक घर का खर्चा निकालें ना कि उसके खर्चा कहाँ हो रहा है। स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में उसके बच्चे जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा रहे, क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे? गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए। तो रियासत जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में कितना है, तो जब मेरी लाइफ में जितना रियासत का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा उतनी हुब्बुल वतनी भी बढ़ती जाएगी, उतनी आज़ादी की कदर भी बढ़ती जाएगी, और जितना रियासत का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा कि मैं अपना सिक्योरिटी गार्ड भी खुद रख रहा हूँ, अपना पानी भी टैंकर में खुद डलवा रहा हूँ, पीने का पानी भी खुद मंगा रहा हूँ, सब कुछ मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ, अपने बलबूते पे खड़ा हुआ हूँ, रियासत का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो हुब्बुल वतनी का और आज़ादी का मैटर कम होता चला जाएगा। ये रियलिस्टिक है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट, कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल में वो जगह, जब हमें कुछ नजर नहीं आएगा, हमें खुद से सब कुछ करना पड़ेगा, तो उस चीज़ की वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते हैं, शुरू हो जाती है। इब्राहिम साहब, अपने मुल्क को माशा रिप्रेजेंट करते हुए आपने इतने सारे सॉन्ग्स वगैरह, लोग बड़े आपसे इंस्पायर हैं, आप हमारे लिए सबके लिए इंस्पिरेशन है। पाकिस्तान को वजूद
में आते हुए, एक प्रोसीजर से गुजरते हुए आप देखते चले गए, एक 2 जनरेशन आपकी आंखों से गुजरती चली गई, यंगर स्टेज और फिर आगे आगे मूव करते चले गए। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अप डाउन में अब कहाँ पर आपको नज़र आता है? कि अच्छा लगता है या ज़रा सा दुखी हो जाते हैं? देखें, जब इंसान अपनी इक़दार ख़त्म कर देगा ना जी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले रिजवान ने इतनी अच्छी बातें की हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इनको मज़ीद जहन में ताजगी दे कि जब आप दुनिया में आते हैं और बड़े होते हैं, इसी मुल्क में बड़े हुए हैं ना, हम सब बड़े होते हैं, तो बकौल इनके और सब के जब हम जिस मुल्क में पैदा होते हैं और बड़े हुए, उसने हमें बहुत कुछ दिया है, यहीं पर बहुत कुछ दिया है। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उसको लौटाएं किसी भी शक्ल में। ये भूल जाएं कि ये हमें ये दे दे, ये हमें ये दे दे, ये भूल जाएं। ये है कि हमने क्या देना है, हम दे के जाएं। जो दे के जाते हैं दुनिया में वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और खुदा गवाह मैंने देखा है, गौर कीजिए, कभी किसी बादशाह ने आम आदमी की सुनी, कुछ दिया नहीं दिया। बिल्कुल सर। आज उसके मज़ार पे कोई नहीं जाता। आप जाइए किसी बुजुर्ग के मज़ार पे, डेली हजारों लोग वहाँ पर आते हैं। बिल्कुल सर। क्यों? कि जब वो हयात थे, हयात तो अब भी हैं, लेकिन हयात थे, तो उन्होंने लोगों के जो दर्द थे वो दूर किए हैं। वाह, समझे बहुत ना? प्यारी बात कही आपने। तो बहुत हम जब तक कुछ देना नहीं सीखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि जब तक खोएगा नहीं पाएगा नहीं। तो पहले खोना पड़ता है। बात की कि हम अपने मुल्क से लेना ही जान रहे हैं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लेकिन हम देने के लिए राजी नहीं। और उसको बिल्कुल सही। ऐसे भी लोग हैं जिनको हमने, आप यकीन कीजिएगा, उनको झिड़कियाँ पड़ती थी, और लेकिन लगे रहे वो चाहे 2 नंबरी से या 1 नंबरी से ऊपर आ गए अब वो किसी को नहीं देते, जबकि अरबपति हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, उनको चाहिए, माशरे में इतनी, आपको पता है कितनी गुर्बत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो और महंगाई है, ठीक है, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, महीने के करोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है। अब जिस तरह अंसार हैं, ये काम कर रहे हैं, या ये माशाल्लाह जिस जगह एक काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारे मुल्क के लिए। ऐसे जज्बे चाहिए, या ईदी साहब थे या कदीर साहब थे, जितने भी हमारे वो लोग जिन्होंने मुल्क के लिए किया है ना, तो अल्लाह करे। और टैलेंट की जहाँ बात है ना, आप यकीन कीजिए पाकिस्तान को आप ये कह सकते हैं कि एक ही कलर का हीरा नहीं है, यहाँ बेशुमार कलर के हीरे हैं, जिस फील्ड में जाएंगे। वाह, क्या बात, क्या बात। मैं तो देखता हूँ ना, और दुख भी होता है। बात यह है कि हम, सच बात यह है कि हम इस काबिल नहीं है कि उसकी इतनी हेल्प कर सकें, जिस काबिल भी हैं, जो होता है करते। लेकिन काश क्या अल्लाह ऐसे लोग भी दुनिया में पैदा करें, बिलखुसूस पाकिस्तान में, कि जो बेग़र्ज़ होके, और जितना देंगे अल्लाह आपको उतना ही देगा। बेशक, क्या बात है इनकी। जितने अल्लाह पाक ऐसा करे तो मैं दिल करता है अल्लाह ऐसी रिमझिम आए, नूर से सारा देश नहाए, घर घर हो रोशन, महके हर आंगन, जगमग जगमग चमके दमके, मेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान। अच्छा जी, हम ब्रेक की तरफ नहीं जाते नाज़रीन, हम लोग अभी यहीं पे रहते हैं, लाइव है, कोई मसला नहीं। हम बात करेंगे और कौन है, जी हाँ, जिस तरह इन्होंने कहा, इब्राहिम साहब ने कहा कि लोग खिदमत कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, दे रहे हैं, और पाकिस्तान के वो वाहिद शख्सियतें जो पाकिस्तान से ले तो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की खिदमत करके उसके लिए अपना, कहते हैं कि किरदार निभा रहे हैं। और वो वन एंड ओनली कौन है, जी अंसार बर्नी ट्रस्ट से अंसार बर्नी साहब। जी जी सर, आप वो शख्सियत हैं जो ये अपनी मेमोरी में भी अपने दिल में रखते हैं कि देना कैसे है, ऐसा ही है कि नहीं? मेरे ख्याल है कि ये सब कुदरत का खेल है। क्या बात, बिल्कुल, वो लोगों को चुनता है,
हमको गुरूर और तकब्बुर आ जाता है, बिल्कुल हम आउट हो जाते हैं। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में 42, 43, 45 साल जो भी मैंने इस काम में लगाए हैं, मैंने हमेशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा है कि ये मालिक तेरी कुदरत है। और जो अंसार बर्नी ट्रस्ट ने केसेस किए हैं, जो निकाले हैं, मैं दावे से कहता हूं कि उसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी कि किस तंगी में, किन मुसीबतों में, किन हालात में वो 50-50 साल जेलों के अंदर रहे हैं। 50-50 साल पूरी जिंदगी उन्होंने गुजार दी। पैदा हुए हैं, जब मैं उनको लेके निकला हूं तो हाथ पकड़ के उन्हें ये 40 साल गुजार दिए, उन्हें ये नहीं पता कि सड़क क्रॉस कैसे करना है। पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये। लेकिन मैं हमेशा घर में भी ये बात करता हूँ, शाहीन कहती हैं कि तुमने बड़ी मेहनत की, मैं कहता हूँ यार मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। उसने करवा दी, करवाया भी नहीं, किया उसने। और जब वो हाथ थामता है ना, जब वो हाथ थामता है तो हमारी औकात क्या है? ये तो उसका हम पे एहसान है। हम नाशुक्रे लोग हैं। बिल्कुल, हम रब का सही मानों में शुक्र अदा नहीं कर सकते। आज हम जहाँ बैठे हैं, हम अब से 60 साल पहले चले जाएं, सोच भी नहीं सकते थे, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और उसने हाथ थामा और कहाँ पहुँचा दिया। तो हमें हर वक्त, मैं तो कहता हूँ, रब को पाने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों को छू लो, कदमों तक पहुंच जाओ, मंजिल खुद मिल जाएगी। और पूरी जिंदगी जो नबी की है वो इबादत से हटके इंसानियत, इंसानी अज़मत व वक़ार और इंसानी हुकूक की एक आला तरीन ऐसी मिसाल है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। पिछले पैगंबरों में भी वो चीज नहीं मिलती जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की है। पढ़ो, समझो और इन खो जाओ। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ खो जाओ, और जब खो जाते हैं तो फिर रब मिल जाता है। क्या बात है, रब की तलाश में गुम हो जाओ ना। आप जंगल में जा रहे हैं, गुम हो गए, कोई अच्छी चीज मिल गई आपको, तो जंगल में जाके गुम हो जाओ और उसको तलाश करो कि जो कुल कायनात का क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, जिसने हमें सांस लेना सिखाया, जिसने हमें जिंदगी दी, जो हमसे ये सब कुछ करवा रहा है अपनी मखलूक के लिए। क्या बात है, मेरा दिल करता है, मैं हमेशा की तरह जब आपको देखती हूँ तो जब खिदमत की बात की जाए तो अंसार बर्नी ट्रस्ट के अंसार साहब हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। क्या बात है, आपने अपने आप को इतना मतलब उस खिदमत में लगे रहे, क्या बात है जी। अच्छा ये बताइए, आप तो खोए रहते हैं आपके गम में, सॉरी आपकी मोहब्बत में, ये खोई रहती है गम में नहीं, सॉरी आपके जो है, आप ऑफ कोर्स एक ट्रस्ट भाई, अगर मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, ये मेरे साथ 9th क्लास की साथी है। 9th की, अच्छा ये इन्होंने कहा ये मोहब्बत, क्या बात। मैंने जाफर की तरह जबरदस्ती शादी नहीं की थी, पहली और आखिरी ऊपर तो घर वालों ने कर दी ना। अब ये दिल की बात यहाँ नहीं करेगा। अब हम भाभी से बात करेंगे। तो 9th क्लास के साथ ही। भाभी 9th क्लास के आप स्टूडेंट उस वक्त ये भी थे, तो क्या बात इनमें अच्छी लगी कि मैंने जिंदगी का साथी चुन लिया, तुम्हें सारा जहां रहने दिया? आप बताइए मुझे। ये सोचने की बात है, इन्होंने मुझे चुना और मैंने इनको चुना। चुना मैंने, इन्होंने तो बहुत देर लगाई। अच्छा। बहुत देर लगाई, मैं जेल चला गया तब तक इन्होंने नहीं चुना था मुझे। मैं स्टूडेंट लीडर था, और स्टूडेंट लीडर जब मार्शल लगा तो मैं गिरफ्तार हुआ, और जेल फिर वो ऐसा हुआ कि बिजली के करंट भी खाए, सख्तियां भी बर्दाश्त की, तो शायद इनको उस पे रहम आ गया। वो भी एक बात कहता हूँ मैं कि वो भी कुदरत ने इसलिए लिखा था कि मैं उन लोगों की तरफ तवज्जो दूं जिनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। तो शायद इनको वो अदा रब ने इनके दिल में डाल दी और मैं मिल गया इनको। अब ये इतने जुल्म किए अच्छा, मैंने, कहना चाह रही हैं जी भाभी? इतने जुल्म किए मैंने कि इनको एहसास हुआ कि जिन बेचारे मुस्लिम लोगों के साथ क्या बीतती है। क्या बात। अच्छा, बीइंग अ पाकिस्तानी भाभी, आप माशाल्लाह, क्योंकि आप भी लीड कर रही हैं अंसार बर्नी ट्रस्ट को, तो इस खिदमत में किस तरह आप खो जाती हैं और बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता, और क्या समझती हैं कि अभी भी और बहुत काम क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो काम ही ऐसा है, अल्लाह पाक ने ये तौफीक, जैसा कि अंसार साहब ने भी कहा कि तौफीक
अल्लाह ही देता है। यानी अल्लाह ने हमें एक तरह से वसीला बना दिया। लोगों के पास ज़ाहिर मसाइल तो बहुत हैं पाकिस्तान में लोगों के पास, बिल्कुल। और तो पाकिस्तान एक हमारा थोड़ा गरीब मुल्क है, तो मसाइल की तो कमी नहीं है। तो लोग जब हमारे पास आते हैं तो बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं। बहुत से ऐसे मसाइल भी लेकर आते हैं कि जो शायद हम हल भी नहीं कर पाते, लेकिन उनको सिर्फ सुन लेना, उनको थोड़ा सा गाइड कर देना कि वो हेल्प कहाँ से उनको मिल सकती है। अगर हम खुद ना प्रोवाइड कर सकें तो एटलीस्ट हम उनको गाइड कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मसला ही यही है असल में हमारे पास, चूँकि तालीम की कमी है, लोगों को पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अगर वो किसी मसले में फंस जाते हैं तो उन्हें ये नहीं मालूम होता कि वो कहाँ से मदद लें या कौन सा रास्ता इख्तियार करें। तो हम उनकी मदद भी करते हैं और उनको हम रास्ता भी दिखाते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। तो ये हमारा काम है। और ऑफ कोर्स जब हम किसी की कुछ मदद करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती है उसका तो क्या बात है, वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ काउंट करूँगी, मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी लेकिन भाभी की बात काउंट करूँगी कि सोच आती है कि मैं कभी कभी हम नेकी ऐसी जगह कुछ काम किसी के लिए खिदमत करते हैं ना, तो एक गिव एंड टेक होता है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जहाँ पर मुझे कोई रिटर्न नहीं चाहिए। तो वो जो सेटिस्फेक्शन इन्होंने वर्ड का है ना, तो वो जो दिल का एक इत्मीनान होता है जब हम बेलौस किसी के लिए कुछ काम करते हैं और उससे दिल जो मुतमईन होता है ना, उसका कोई भी नेमल बदल नहीं है। और मैं ब्रेक पे जाने से पहले सभी एक इजाफा करना चाहूँगा मैं एक बात का, माजरत के साथ। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ किसी को दे के ये भी मत कहो कि दुआ कर दो, क्योंकि उसका आपने वो ले लिया ना मुआवजा। अच्छा, ये भी मत कहो कि दुआ कर दो, जो देखने वाला है वो खुद देख रहा है। बिल्कुल, रिटर्न की उम्मीद रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर आप वैसे भी दिल से निकलती है। बिल्कुल, दुआ तो कहने की जरूरत नहीं, आप मदद करते हैं ना, देखो उसका रिजवान, वो तो आपने उसका मुआवजा ले लिया, जो दिया आपने कुछ खरीद लिया। मैं खरीद तो नहीं रहा, बिल्कुल, मैं तो अपनी अदाओं को बेच रहा हूँ। ये रिटर्न की वो करते हैं तो फिर आप उसी में फंस जाते हैं। देखो इसकी मैंने मदद की, इसने रिटर्न नहीं किया, या इसकी मदद की, ये मेरे साथ कैसा रहा, तो वो फिर आप वहीं उसी माहौल में फंस के रह जाते हैं। आप आगे नहीं आ सकते। वो बैठा हुआ है, बस अल्लाह से वो बैठा हुआ है, बिल्कुल, वो बैठा हुआ है। और नया दौर है, वो मुझे लगता है कि अब शायद इतना इंतजार भी नहीं करवाता, फौरी देता है, फौरी दुनिया में देता है, वहाँ भी देता है, वहाँ तो मिलेगा, लेकिन यहाँ भी मिलता है। ओके, अच्छा, बस इब्राहिम साहब, एक कितना प्यारा माहौल बन रहा है और खूबसूरत भाभी भी और अंसार साहब भी और रिजवान भाई भी। एक अपने दिल की जो आपकी आवाज़ है इस वक्त, मैं चाहती हूँ एक मिली नगमा थोड़ी सी गुनगुन, मिली नगमे में निकालें उस आवाज़ को। क्या बात है, क्या बात। 14 अगस्त की मुनासबत से अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अभी परसों या डेट मिल जाएगी या नरसों, तो नगमे रिकॉर्ड कर रहा हूँ नए ना, तो मैं उसमें से एक बोल सुना देता हूँ। जी सुनाइए। और वो कमाल अहमद नजीम कासमी साहब का जो नगमा है कि बहुत ही अच्छा नगमा है वो, कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर करे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे यूं ही सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को भी गुजरने की मजाल न। क्या कसम से बहुत ही अच्छा लिखा हुआ। तो खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे, गुजरने की भी मजाल न हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर
उतरे। बहुत आपकी इजाजत हो तो पूरी कर दूं मैं। जी जी जी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर अच्छा, ये दोनों माइंड हो नहीं, मेरे ज़हन में भी ये चल रहा था रिजवान भाई। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, या खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल ना हो। देखें, खुदा करे कि न खमो सरे वकारे वतन और इसके हुस्न को तशवीश माओ साल ना हो। हर फर्द और तहजीब और फन का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या देखिए, सिर्फ इसको सुन के अमल कर ले तो पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान नंबर 1। यानी वो फस्ल गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। अभी प्रॉब्लम क्या है, वो अंदेशा है ज़वाल का मसला है, अंदेशा नहीं, अब तो अमल पे है वो। तो वो ये हमें इस अंदेशे से निकलना है, इस ज़वाल के अंदेशे से निकलना है और उरूज की तरफ जाना है। मुझे लग रहा है इन शेरों का ज़्यादा ज़रूरत किसी और को है। इंशाल्लाह वो वक्त करीब है। देखिए, घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं। अब गौर कीजिए, गौर करने की बात है। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों को क्या, पत्थरों से भी रुईदगी, रुईदगी मुहाल ना कि पत्थरों पे भी सब्जा निकला है। जमीन पे तो निकलता ही है, जमीन पे पत्थर जहाँ पे सब्जा नहीं निकलता ना, हम वहाँ पर भी सब्जा लेकर आ जाए। लेकिन रिजवान भाई, जो आपने भी नज़्म इतने प्यारे शेर अदा किए, इसकी ज्यादा जरूरत किसको है वैसे समझने की? अब समझ सबको है, अब अमल की जरूरत है भाई, हुक्मरानों को और कौम को भी। हाँ। हम खुद ठीक नहीं हो रहे, दूसरों को ठीक होने की तरबियत दे रहे हैं। बेशक। हमारे अमाल से दूसरे उस अमाल को समझते हुए फिर वतन की कदर करें, इंसानियत की कदर करें, और रब के आगे झुकने से पहले भी आपको कहना पड़ता है अल्लाह अकबर। तो नियत सबसे पहले जो है, नियत का दारो मदार जो है वो आपकी अमल से, पूरी जिंदगी अमल से बनती है। बिल्कुल लेकिन हम अमल का दारोमदार हमारी कहते हैं वो खराब है, बिल्कुल ये नहीं सोचते कि 5-4। अच्छा, मैं इसमें बड़ी क्विक एक बात कह दूं, क्योंकि फिर मुझे तो आप वैसी रुखसत करवा रही है, ब्रेक के बाद है, ठीक है, तो मैं बस ये बात कहता जाऊं, आपने एक और भी जगह पे जाना है इसलिए कि देखिए बात क्या है कि हम 47 में आज़ाद हुए। जी जी। और इस खित्ते में बड़े तवील अरसे तक ये था कि बाहर के लोग आके हुक्मरानी करते रहे, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे वो अंग्रेज़ हों, कोई भी हो। तो वो शायद हम एक भूल गए थे कि हम भी कुछ हकमियत कर सकते हैं, हम भी अपने लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। तो जब हम आज़ाद हुए तो यहाँ के चंद लोगों ने फैसला किया कि अब आज़ाद तो हो गए, लेकिन अब हम वो काले अंग्रेज़ बनेंगे और बाकी पूरी कौम को ग़ुलाम बनाएंगे। बुनियादी तौर पे मसला यही है, और आज तक यही मसला चल रहा है कि हमने 2 पाकिस्तान बनाए हुए हैं। और प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये 2 पाकिस्तान नहीं, ये 2 कल्चर हैं। यहाँ पे जो इवन मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से भी कोई निकलता है ना, तो वो ख्वाब उसी जगह जाने का देखता है, और वो भी जब उधर पहुंच जाता है ना, तो वो फिर बाकी कौम को गुलाम समझने लग जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें जब तक हम इस मुल्क में एक रक्षे वाले की, एक आम आदमी, जैसे अंसार बन्नी साहब ने जिंदगी भर मजलूमों के लिए काम किया है, इस तरह हर आदमी की जो है हम इज्जत नहीं करेंगे, उसे रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसे मसवाद की बुनियाद पर हकूक नहीं देंगे। और जो यूरोप में हुआ है, जो अमेरिका में हुआ है, वहाँ सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ सबको एक जैसी फैसिलिटी मिल रही है, और यही हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। तो हम जब तक इस अमल पे नहीं आएंगे, हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। रिजवान भाई बहुत प्यारी बात की। अच्छा जी नाज, ये तो हम एक गैदर बात करें क्लासिफिकेशन की, क्योंकि मैं रिजवान भाई ने निकलना है, कहीं जाना है एक और प्रोग्राम में भी, तो ये आपका कैमरा है, ये आपकी आवाम है, ये कौम है, क्या नेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं बस ये कहूँगा कि पुरुमीद रहें, मेहनत करें, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हिम्मत नहीं हारनी है। हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है कि हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। आप बाहर चले जाएंगे, माथे पे पाकिस्तानी लिखा हुआ है, इसको नहीं मिटा सकते बाहर जाकर के, वहाँ पर भी पाकिस्तानी रहेंगे और दूसरे दर्जे के शहरी रहेंगे। वहाँ आप सोच लें कि हमारे मुल्क में भी जब इस तरह के कुछ कंट्री के लोग आते हैं, हम उन्हें किस नज़र से देखते हैं, बाहर पे जाके भी आपका वही सूरत हाल रहनी है। तो इतना आसान नहीं है बाहर जाके। हाँ, पढ़ने ज़रूर जाएँ, क्रिएशन के लिए जाएँ नौजवान,
टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास नहीं है तो वहाँ पे अच्छा पढ़ के आएँ, लेकिन पूरे को 25 करोड़ लोग तो बाहर नहीं चले जाएंगे, चंद लोग जाएंगे। तो इसलिए यहीं पे रहना है, यहाँ पर मेहनत करनी है और इंशाल्लाह रास्ते बनेंगे और मुल्क आगे बढ़ेगा और कामयाब होगा। ये इस मुल्क की तकदीर नहीं है जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, ये दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, एक बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे मौजूद है। तो इंशाल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ेगा और कामयाब इंशाल्लाह बिल्कुल बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। इफ्राहिम साहब से भी मैसेज लेंगे और लास्ट मैसेज लेने के बाद हम उनसे उनके जो ब्रेक में जाने से पहले उनसे खूबसूरत सा उनकी पसंद का या उनको जो भी पसंद है वो सॉन्ग भी सुनेंगे, लेकिन पहले अपनी कौम को वो अपने दिल की गहराइयों से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। लेट्स सी इफ्राहिम साहब से लास्ट मैसेज लेते हैं जी। मेरा तो यही कहना है कि वह है ना मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर बाखुदा जिसने सीख लिया पूरे जब तक दुनिया में जब तक भी इज्जत से रहेगा, खाली पेट भी होगा तो इज्जत से रहेगा। इंसान देना सीख ले, बस इससे बड़ी बात नहीं है। क्या बात दे के जाइए, दुनिया याद करती है। आज कदीर खान साहब को क्यों याद कर रहे हो, सर सैयद अहमद खान को, अल्लामा इकबाल को हम क्यों याद कर रहे हैं? उन्होंने कौम बना दी। आज हम जो एक जगह जमा है ना, किसकी वजह से? इन्हीं लोगों की वजह से। इनके दिल की आवाज़ ये कि कौम नहीं बन पा रही, लीडर बहुत सारे हो गए हैं। वो बस अल्लाह हिदायत यहाँ पर लीडरशिप बहुत ज्यादा हो गई है और कौम हम सबको हिदायत दे अल्लाह। आमीन सुम आमीन। इफ्राहिम साहब आपने ज्वाइन किया मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी को 14 अगस्त पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान जाफर रिप्रेजेंट ऑफ तमाम यूथ को लीड कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से और पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अंसार बनी और मिसेज अंसार बनी मेरे साथ ही रहेंगे। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के साथ। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। जी हाँ, वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी एंड वी आर सेलिब्रेट 14 अगस्त। और कम अज़ कम मैं ये बड़े फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मेरे पाकिस्तान में जितनी बुलंद पाए की शख्सियात हैं उन लोगों ने पाकिस्तान का नाम वक़ार बुलंद किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हमारे पाकिस्तान का नाम आन बान शान, उन जैसा कोई नहीं है और वो एक ही शख्सियत है, वो है अब्दुल कदीर ख़ान साहब। इस तरह पाकिस्तान में बहुत सारी शख्सियात हैं जो हमारे लिए पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन करते हैं और हमें अच्छा लगता है। गाँव बगाए हम कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं और रिसेंटली एक ऐसी हमारे पास न्यूज़ आई तो हमने फ़ौरन अपने, क्योंकि हम इतना खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं और तमाम शख्सियात को सलाम पेश कर रहे हैं और हमारे लिए ये रिगार्ड है, ये अवार्ड है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बिल्कुल इसी बात को मैं सामने रख रही हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, पहले मैं चाहती हूँ थोड़ा बता दूँ, उसके बाद जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको भी बड़ा फ़ख्र महसूस होगा क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है ऐसी शख्सियत। फ़ख्र पाकिस्तान बैंकॉक में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें स्कूल्स, तमाम दुनिया से स्कूल्स को इन्वाइट किया गया और उसमें बहुत सारी चीज़ें जजमेंट की जाती हैं। भाई एजुकेशन, तालीम का मेयार, बच्चों को कैसे केयरिंग किया जाता है, उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो उन पर्सन को जिनका नाम अभी सरप्राइज है सफ़र कर जाए, यस, इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड हुआ था बैंकॉक में और 14 यानी कि 40 स्कूल में उसमें पार्टिसिपेशन थी वहाँ पर और वहाँ पर उनके स्कूल को जो अवार्ड दिया गया वो था एजुकेशनल एक्सलेंस अवार्ड और उस पर्सनैलिटी को जो ये स्कूल के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, उनको लीड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनको डॉक्टरेट डिग्री से नवाजा गया और वो कौन है? यस, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, पाकिस्तान में वन एंड ओनली, पाकिस्तान में उनके कम से कम 36 स्कूल्स हैं। यस, हैप्पी पैलेस के फाउंडर एंड चेयरमैन मोहम्मद आसिफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले मैं आपको एक तो खूबसूरत सेलिब्रेशन 14 अगस्त जश्न आज़ादी, ऊपर से आपको मिला अवार्ड और वो भी एक्सलेंस,
और डॉक्टरेट की डिग्री, ये बहुत एजाज़ की बात है। तो आसिफ भाई सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे पाकिस्तान की तरफ से और सभी की तरफ से, एंड गुड मॉर्निंग विद सभी की तरफ से। आसिफ भाई अब कैसा लग रहा है कि माशाल्लाह 40 स्कूलों में आपको इंटरनेशनल लेवल पर सिलेक्ट किया गया? 40 स्कूल के साथ साथ 40 मुल्कों से जो है सिलेक्ट किया गया है, और मेरा जो स्कूल का नाम था वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, और पाकिस्तान का को एक लिहाज से ये अवार्ड मिला है। मुझको नहीं मिला, मेरे पाकिस्तान को मिला, उसकी वजह से मेरी आन है, शान है और मुझे इज्जत है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री मिली, और ये मलेशिया के अंदर टेलर यूनिवर्सिटी है, एफिलिएटेड है ये अमेरिका से, और उस यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान से सिर्फ मेरा नाम और मेरे स्कूल को सिलेक्ट किया और मुझको डॉक्टरेट की डिग्री दी। और हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल, क्योंकि उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटर, फाउंडर और चेयरमैन भी हूँ, उसको एजुकेशनल अवार्ड भी दिया गया, एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया। और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि जी 40 दुनिया के 40 मुल्क वहाँ पे शरीक हो रहे थे, और उसमें जो है इंडिया भी था, वहाँ पे बांग्लादेश भी था, नेपाल, भूटान से जनाब दुनिया भर से जो है ना लोग आए हुए थे। और बैंकॉक के अंदर एक बहुत बड़ी तकरीब थी मेरियट होटल के अंदर, और वहाँ पर जब मेरा नाम और मेरे मुल्क पाकिस्तान का नाम पुकार के मुझे स्टेज पे बुलाया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा कि 41 साल की मेरी मेहनत जो है वो रंग लाई, और आज मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माशाल्लाह एक बात कहूँ, हमारे जो है ना वो आपकी पूरी बात सुनने के बाद, सॉरी टू से, और कंट्री से आपका बेशक मुकाबला हो, लेकिन जब आपने इंडिया कहा ना तो मेरा तो बहुत फीलिंग है ना डबल हो गई, और मैं मतलब एक्साइटमेंट बढ़ गई। तो ये कैसा लगा कि इंडिया को भी आपने बीट कर दिया? वाह क्या बात, बड़ा करम है अल्लाह का। और ये बीट जो हुआ है वो ऐसे नहीं, वो मेहनत से हुआ है, कारकर्दगी से ऊपर है, हमारी ताली खिदमात के ऊपर हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है मुझे, और इंशाअल्लाह जो है रिजवान जाफर के प्रोग्राम के अंदर नेशनल अवार्ड भी इंशाअल्लाह मुझे मिलेगा, जो कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पेश करेंगे। और उससे पहले भी फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल का अवार्ड भी मुझको मिल चुका है, जो कि गवर्नर हाउस में हुआ था, और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने मुझको वो मेरे स्कूल को वो अवार्ड दिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग, यानी कि कराची के अंदर इतना फास्ट, इतनी जल्दी तरक्की करने वाला स्कूल हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये सब ये जो एफर्ट इनके नज़र आ रहे हैं, ये अगर मैं इनके पीछे एक कहते हैं ना तारीख के वर्क उलट के देखा जाए तो पीछे हार्ड वर्किंग बहुत है, और नो कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी से उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अपने बच्चों के एजुकेशन पे तवज्जो दी कि स्कूल को कैसे ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए, उसको कैसे उसकी एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, तो उन्होंने उस पर एफर्ट किए हैं। और इतनी आसान नहीं आप समझें कि 36 स्कूल्स को लीड करना एट अ टाइम, क्या कहते हैं? बिल्कुल जी ऐसा ही है। अच्छा जी, हम ज़रा मैं अंसार बनी साहब के पास चलती हूँ और आसिफ साहब के बारे में थोड़ा। आसिफ साहब, पाकिस्तान में इस तरह की शख्सियत जो एजुकेशन के ऊपर इतनी सीरियसली तवज्जो दे रही हैं, आप क्या कहते हैं कि हमें ज़रूरत है भी बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन की? हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और हमें जो किताबों की एजुकेशन है उससे हटके इखलाकी एजुकेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम डिग्रियाँ तो दे रहे हैं, इंसान नहीं बना रहे। दुनिया की यही सूरत हाल है, पूरी दुनिया की, मैं अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, कि डिग्रियां तो हम दे रहे हैं और हम ले रहे हैं, लेकिन हम इंसान नहीं बना रहे। तो मैं ये उम्मीद रखूंगा कि माशाल्लाह अगर इनकी इतनी खिदमात हैं तो ये इस तरफ भी तवज्जो दें कि हम बेहतर इंसान पैदा करें, क्योंकि हम इंजीनियर, डॉक्टर, अब डॉक्टर आज कसाई लगते हैं, इंजीनियर आज कसाई लगते हैं, वकील आज कसाई लगते हैं, तो हमें इंसान बनाने की तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। और ये तवज्जो कहाँ से शुरू होती है? अपने घर से। बिल्कुल सही। जब आप अपने घर से उसको लेके चलते हैं तो पड़ोसी देखते हैं, दूसरे लोग देखते हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी में समझता हूँ कि लाखों लोगों को मुझसे फायदा पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया भर में। लेकिन अगर एक इंसान से भी रब राजी हो गया ना मेरे काम के, तो मुझे तो पता है कि मैं और मेरा खानदान बख्शा जाएगा। तो हमें इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है कि जहां हम इंसानों को पैदा करें। हम मस्जिद जाते हैं, रास्ते में किसी को ठोकर भी मारते हुए चले जाते हैं, तो अल्लाह ने फिर ये कहा है कि ऐसी नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी।
रोज़े क़यामत ऐसी नमाजें तुम्हारे मुंह। अल्लाह को इबादत की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया उसने बनाई है इंसानों के लिए, हमारे खैर के लिए है इबादत, हमारी इंसानों के लिए। बिल्कुल, हम उस, आप हरम शरीफ चले जाइए, जेब कट रही है आपकी, आप मस्जिदों में चले जाइए, मुझे नहीं, मैं इंडिया में था तो एक मजहबी जगह पे मुझे कोई इनविटेशन था, हम वहाँ गए थे, तो मुझसे पूछा गया कि क्या आपके मुल्क में भी जूते चोरी होते हैं? यहाँ तो नहीं होते, ना कोई इस पे हिफाजत के लिए बैठा होता है। तो मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि वाकई ऐसा हो रहा है हमारे मुल्क में कि हमारे यहाँ आप चप्पल पहन के जाएं, नई चप्पल गायब हो जाएगी, जूते गायब हो जाएं। हमने इबादत को ये समझ लिया है कि हम नमाज पढ़ के निकले और हम जन्नत में चले गए। हम उसके आगे ये नहीं पढ़ते कि ऐसी नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी रोज़े क़यामत, जिसमें तुमने इंसानियत की कदर हो। जिस तरह अभी आपने कहा कि हम लोग मस्जिद जाते हैं तो चप्पल चोरी हो जाती है, फिर मुझे वो बात याद आती है कि मैं आगे चप्पल रखूं तो नमाज नहीं होगी और पीछे रखूं तो चप्पल ही नहीं नंगे पांव घर जाए, तो वो हिसाब हो गया है। अब मैं भाभी के पास चलती हूँ। 14 अगस्त आप बचपन में कैसे जो है एंजॉय करती थी? अच्छा, आपके इस जवाब देने से पहले मैं आसिफ साहब को मुबारकबाद दूंगी उनकी माशाल्लाह अचीवमेंट पे, और तालीम की खिदमत है आपकी। तालीम ही तो हमारे मुल्क में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप अपना खून पसीना मोहब्बत निछावर करके उसको बढ़ाते हैं, तरबियत करते हैं, बड़ा करते हैं। तो पाकिस्तान में जो हमारे आजकल, जो हम पहले भी यूथ की उनकी बात कर रहे थे, तो हमें उनको तालीम दे के उनको तरबियत करके उनको आज इस काबिल बनाना है कि वो पाकिस्तान के लिए कल को कारआमद शहरी बने और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, ताकि जब हम पाकिस्तान की 100वीं सालगिरह मनाएं तो पाकिस्तान बहुत उरूज पे हो। ये हमारी। तो दूसरे बचपन की बात जो है, शुरू से एक पैशनेट तो बहुत थे और बड़े हम हुब्बुल वतनी का जज्बा तो कूट कूट के भरा हुआ था। और पाकिस्तान जब आता था तो कौमी तराने शायद अब थोड़े कम सुनने को मिलते हैं, मुझे लगता है। हमारे बचपन में तो हम बहुत कौमी तराने, ना शायरी रही, ना वो जज्बा रहा, ना वो नगमे रहे। तो हम तो बहुत स्कूलों में भी हमारे इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे, टैबलोज होते थे और कौमी नगमे तो हम बहुत गाते थे। और जब सुनते थे तो अंदर से कुछ होने लगता था। अब मुझे थोड़ी लगता है कि शायद आई डोंट नो, उस तरह की फीलिंग ज़रा कम महसूस होती है। इस तरफ मेरा ख्याल है ज़रूरत है। इसमें मैं बेशक इसमें ये मौसीकी हो गई, शायरी हो गई, इसमें एक कुव्वत तो है इंसान के जज्बात को उभारने की। मैं एक इजाफा करूं कि हम अभी कह रहे हैं ना कि इस परचम के साए तले हम हैं, कि बाहर निकल के जाइए, ये पत्तियां जो है ना ये पाँव में आ रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें। इस परचम के साए तले हम एक हैं तो हम एक होने चाहिए। हम सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच, सराइकी इन चीज़ों में नहीं होने चाहिए। हम शिया, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस नहीं होने चाहिए। जब हम कहते हैं कि ये धरती हमारी माँ है तो माँ की औलाद बटा नहीं करती कभी। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत। इस परचम को फिर आप उठा के चूमें, इसकी कदर करें, और जो जिसने ये मुल्क बनाया है उसकी जिंदगी को पढ़ें कि उसने ये मुल्क कैसे बनाया है। तो हमने इस मुल्क को लेके आगे बढ़ना है। अगर ये दुनिया में काम कर रहे हैं, हम दुनिया में काम कर रहे हैं, बाकी लोग जो दुनिया में काम कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान है और हम वहाँ पे अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं। बेशक हमें अपने आप को इस अंदाज में पेश करना है कि वो कहें कि यार पाकिस्तान हमें जाके देखना जरूर है कि पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है। तो हमें इस परचम की कदर उसी वक्त होगी कि जब हम जमीन से ये पत्तियां उठा के चूम के और इसे कहीं किनारे रख दें। सही कह रहे। 14 अगस्त हम बड़ा, आसिफ भाई के पास आऊँगी कि आसिफ भाई आप देखते हैं वाकई में अंसार बर्नी साहब सही कह रहे हैं कि हम लोग 14 अगस्त बड़े जोशो बलवले से मनाते हैं। और उसके बाद यही फ्लैग जो है वो 14 अगस्त के बाद आफ्टर 15-16 आप देख रहे होंगे तो वो नालियों में और इन जगहों पर पड़ा होता है। तो क्या हम अपने बच्चों को क्या तरबियत बताते नहीं कि इसको ज़मीन पे नहीं गिराना? देखिए, बच्चों को ये सारी एवेलेंस दी जाती है, बताया जाता है परचम की किस तरह से इज्जत करनी है, किस कुर्बानी के बाद ये मुल्क हमने हासिल किया है, हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से जो है वो मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचे और हमें पाकिस्तान मिला। अगर आज पाकिस्तान नहीं होता तो हमारा नामो निशान नहीं होता, हम गुलाम बन के जो है ना वो इंडिया में रह रहे होते। आज हमें आज़ादी है, हम खुली फ़ज़ा के अंदर सांस ले रहे हैं।
तो ये तमाम चीज़ें जो है इस झंडे ही की बदौलत है और इसकी कदर करनी चाहिए। जैसे अंसार बर्नी साहब ने कहा कि इसको अगर ज़मीन पे पड़ा है तो उसको उठा के चूमना चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं भी इस बात को जो है इंडोर्स करूँगा कि अंसार साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही। तो लिहाजा हम भी ये सारी दे रहे हैं, लेकिन स्कूल तो अपनी एक तरबियत दे रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है, लेकिन घर वालों की तरफ से बच्चों को एजुकेट नहीं किया जा रहा। पेरेंट्स ये समझते हैं कि बस हमने स्कूल भेज दिया, अब हमारी हर किस्म की जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। पहला घर बच्चे का अपना ही घर होता है, दूसरा घर जो होता है वो स्कूल होता है। स्कूल तो पूरी कोशिश करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, बेहतरीन शहरी बनाने की कोशिश करते हैं, बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम तो इस जस्तजू में लगे हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जी पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों को टाइम दें, उनको सिखाएं, उनको बताएं, उनके साथ बैठें। वो खुद भी जो है ना रात को टीवी के सामने बैठ जाते हैं, मोबाइल हाथ में ले लेते हैं और बच्चों को तवज्जो नहीं देते। तो बच्चों को तवज्जो देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, तो ये बच्चे कल आपको टाइम देंगे। अच्छा, जिस तरह फ्लैग की बात हो रही है, जब आपको अवार्ड, जाहिर सी बात है वो तो पहले नॉमिनेशन हुई, तो जब आपको सिलेक्ट किया गया एंड एक आवाज़ आई कि हैप्पी पैलेस ग्रुप से मिस्टर आसिफ साहब तशरीफ लाए एंड एक्सीलेंस अवार्ड या डिग्री अवार्ड आपको मिला जा रहा है, तो हाउस फीलिंग, कैसी फीलिंग आपकी आई? आप बिलीव कीजिएगा तकरीबन 400 के करीब उस होटल के हॉल के अंदर लोग बैठे हुए थे और दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हुए थे। और जब जैसे ही नाम लिया और उसके अंदर मेरा नाम, मेरे स्कूल का नाम और मेरे मुल्क पाकिस्तान का नाम लिया और स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जितनी मेहनत की है 41 साल के अंदर, आज उसका मुझे फल मिल गया। जी माशाल्लाह, क्या बात है। और ये इस जगह पर पहुंचने के लिए, और जब वो फीलिंग आती है ना, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। और जैसे कि आपने कहा ना कि जब इंडिया के मुकाबले में हमारा नाम आया तो हमें और फख्र हो गया, क्योंकि हमारा एक अजीब, चाहे क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, किसी किस्म का भी हो, एक कहते हैं ना एक जज्बा है इंडिया के साथ कि भाई बस उससे जीतना है, उससे आगे बढ़ना है। तो अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसी तरह सुरखरू करता रहे और आप तमाम जो आने वाली नस्लों को इसी तरह तालीम से जो है वो आरास्ता करते रहें और अच्छी तालीम उनको दें, ताकि साथ साथ तरबियत भी। और मैं ये चाहूँगी कि मेरे साथ अंसार बर्नी साहब मौजूद हैं। 14 अगस्त की बात हो रही है और थोड़ा मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि ये जैसे सेक्रीफाइस करना, हम लोग अपने वाले बच्चों को क्या गाइड कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये 14 अगस्त है क्या हमारे लिए, इसका मयार क्या है? मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि फैमिली और घर से तरबियत जो है उसका ही असर स्कूल तक आता है। आज की माँ को मैं देखता हूँ कि बच्चा जिद कर रहा है, बच्चा रो रहा है, उसके हाथ में फौरी मोबाइल पकड़ाया और उसको लगा। आज का 2 साल का 2.5 साल का बच्चा जानता है कि मैंने कौन कौन से प्रोग्राम देखने हैं। सही। और इसमें ऐसे ऐसे प्रोग्राम आ जाते हैं, उसने उंगली चला रहा है ना, उसे तो नहीं पता। जो 2.5-3 साल का बच्चा औरत और मर्द की पहचान को जानना शुरू कर देगा उसके ऊपर और उन मामलात को देखना शुरू कर देगा उसके ऊपर, तो सॉरी टू से बदनसीबो तुम्हारी औलाद किस नहज पे जाएगी और कहाँ खड़ी होगी। ना तुम्हारी मगफरत का कोई रास्ता रहेगा, ना तुम्हारा मुल्क से कोई वास्ता रहेगा, तुम सब कुछ खो दोगे। और हम उस तरफ बड़ी तेजी के साथ गामजन हैं। हमें इसको रोकना हो। जिद कर रहा है बच्चा, माँ ने अब उसको छोड़ दिया है, फोन दिया और छोड़ दिया उसको। ये फोन कयामत के दिन तुमसे हिसाब मांगेगा। ये औलाद तुम बिगाड़ रही हो, इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। जब उसको एक समझ आ जाए, आप यूके जैसे मुल्क में देखिए कि अभी उन्होंने वो तालीम देनी शुरू कर दी है सेक्स के ऊपर। वहां एहतजाज हो रहा है, वहां शदीद एहतजाज हो रहा है। और हमारे मुल्क में पता ही नहीं कि बच्चा क्या देख रहा है, प्रोग्राम क्या नहीं देख रहा है, वो लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। यानी वो लोग जो आज इस सारी सूरत हाल से समझ चुके हैं, हमने उस सूरत हाल को अपनाना शुरू कर दिया है। तो हमें इससे निकलना होगा। बच्चे की मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा कि मगरिब के बाद हमारी नानी दरवाजे पे खड़ी इशार कर रही होती थी कि अभी तक घर क्यों नहीं आया। अलाउ नहीं होता था, कोई खेलना भी अलाउ नहीं होता। मैं इतना पिटाऊं, इतना पिटाऊं, इतना पिटाऊं जिसकी कोई इंतहा नहीं अपने बाप से कि तुमसे ये 2 साल बड़ा दोस्त कैसे है।
तुमसे ये 2 साल छोटा दोस्त कैसे है, तुम्हारा इसका क्या तुम्हारा इसका मुकाबला है, क्या दोस्ती है, उसमें हम पले। आज बच्चों को आजाद छोड़ा हुआ है। आज बच्चों आपके फादर को सलाम पेश करती हूँ ना, जब भी तो उन्होंने खिलाया सोने का निवाला, रखी शेर की आंख, तो तभी तो बने अंसार बनी साहब। बहुत पिटा हूँ मैं ये देखें बहुत पिटा हूँ। हाँ। इसलिए नहीं कि कोई बुराई कर रहा था, इसलिए कि जिस तरबियत को हमने गुजरना है उस तरबियत से हमें गुजारा जा रहा था कि भाई शाम को नहीं निकलना। बेहतरीन। आज तो आप शाम को देखिए, निकलते ही शाम को और अब आप शुरू होता है 10 बजे के बाद। अब आप किसी को टोक के देख, हमारे पड़ोसी से हमारी जान निकलती थी। मामू का दोस्त मामू कहलाता था, खाला अम्मी की सहेली खाला कहलाती, इस तरीके से रिश्ते होते थे। तरबियत काउंट करती है ना, ये तरबियत काउंट। और तो माँ-बाप भी नहीं पूछ सकते बिल्कुल सही कह हमारे पड़ोस में मामू किसी ने देख लिया, पड़ोसी ने, तो घर में जाते हुए जान निकलती थी कि क्या होगा। आसिफ भाई, हमें बाद में पता चला वो हमारे मामू नहीं है, पड़ोस में हमारे वालिद साहब उनको बोलते थे मामा आ गए, ईद पर मामा आ गए, तो हम मामा बोलते थे। जब समझ आई तो ये तो हमारे मामा पता चला कि नहीं है, ये पड़ोसी है। लेकिन वो इज्जत ऐसी थी कि वो ईद पर सबसे पहला सलाम मेरे वालिद साहब को करने आने, तो कहते थे मामा आए, जल्दी से मीठा लेकर रखो ये वो। तो मेरी अम्मी वो आगे सर करती थी, वो सर पे हाथ रखते, तो हम समझते थे ये मामा है, तो हम भी मामा 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 कहते। बाद में पता चला ये तो हमारे पड़ोसी है। तो ये बड़ी काउंटेबल है। लेकिन अब जो चल रहा है, और आसिफ भाई भी इसको इंडोर्स करेंगे, कि हमें तरबियत करनी है अपने बच्चों की और उन पर तवज्जो देनी है कि ये आसानी आप जो आज देख रहे हैं, कल ये आपके लिए अज़ाब इलाही होगा। वो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं देगा। याद रखिएगा, जितना आप उसको फैसिलिटेट करते हैं, जिस तरह इस मुल्क की कदर की अहमियत नहीं जानेंगे तो इसकी कदर नहीं करेंगे। इसी तरह पेरेंट्स भी। जब भी तो हम समझ पाएंगे कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। अभी तो एक है ही नहीं, एक ही नहीं। जब भी तो समझ पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हम एक हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है, ये कहाँ से आया? हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा है, ये कहाँ से आया? ये यार वो अपने रब से बातें कर रहा है, उसको करने दो। ये खुदा का रोज़े क़यामत उसका फैसला अल्लाह ने करना है, तुमने नहीं करना है। अल्लाह ने मज़ाहिब में नहीं भेजा, अल्लाह ने अकीदों में नहीं भेजा। अल्लाह को देख के पहचानो। जब तुम पहचान लोगे तो फिर तुमसे उसका हिसाब उसी हिसाब से होगा जिस तरह वो मुनासिब समझेगा। आपने वो कब्र खोदी, दफना दिया, ये गलत दफनाया, ये करवट उल्टी कर दी, ये सीधी कर दी, ये गुस्ल नहीं दिया। यार ये उसके राज हैं, वो जाने, उसका काम जाने। हमें इनसे निकलना है। फिर हम कहेंगे ना कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, तो फिर कौम है। यार अभी तो हम ड्रामा कर रहे हैं, कोई एक वेक नहीं है। हमें एक होना है और एक होने के लिए हमें यकजा होना होगा। यस, हमें यकजा होना होगा और इस परचम के साए तले हम एक हैं। ये जब हमारे पास ये अल्फाज जो है ना, ये इसका हम समझ लें अभी कोई हक अदा नहीं कर रहे। बेशक अपने अपने डोमेन में रह के कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कुछ अच्छा कर सकें। आसिफ भाई कर रहे हैं, मिसेस अंसार बर्नी साहिबा कर रही हैं, अंसार भाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बहुत ज़रूरत है। 76 ईयर पाकिस्तान को हमने क्या दिया? ये सोच हमें झंझोड़ देती है कि क्या हमने पाकिस्तान का हक दिया। मैं इनसे भी बात करूंगी तो कहेंगे अभी बहुत कुछ करने को दिल करता है। उनसे करूंगी वो भी ये कहेंगे अभी बहुत कुछ करना है। तो सोचेंगे ये जो माशाल्लाह बहुत कुछ कर गुजरे हैं और अभी भी इनकी सोच है, तो आपने क्या किया? और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान ने दिया क्या, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या। ये दिया क्या और किया क्या में आप उलझ गए हैं और आपने अभी तक नहीं सोचा कि पाकिस्तान का वजूद कितनी तकलीफ़ों के बाद आया है। ये बेहतर इसके कदर जान सकते हैं और हमने अपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सोचना है। अंसार साहब आपका बहुत शुक्रिया और मिसेस अंसार बर्नी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते अपने नाज़रीन को मैं चाहूँगी पहले अंसार बर्नी साहब, क्योंकि अंसार बर्नी ट्रस्ट से हैं तो बहुत खूबसूरत 14 अगस्त में इन्होंने दिल की बातें, कुछ पाकिस्तान की बातें, कुछ इफ्राहिम साहब से हंसी मजाक, आसिफ भाई से ज़रा सा ये भी चलता रहा और नाज़रीन आप लोगों से भी अपनी बहुत हंसी मजाक की बातें शेयर की। केक सेलिब्रेशन भी हुआ, टैबलोज भी इन्होंने देखे, महजूज हुए, खुश हुए, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन याद रखिएगा हमने अभी अपना हक अदा नहीं किया। तो कौम को
मैसेज देंगे अंसार बनी साहब जी? ये आपका कैमरा। मैं समझता हूँ कि जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए, जद्दोजहद किसी भी हद पे जाके रुकनी नहीं चाहिए। मुझे याद है मैं और मेरी बीवी शाहीन हम बच्चों को बचाने की कोशिशें कर रहे थे खलीजी और अरब ममालिक से, जो ऊँट रेस के लिए ले जाई जाती थी। इन 2.5-3 साल के बच्चों की टांगें नीचे ऊँट के साथ बांधी जाती थीं और इनको दौड़ाया जाता था और इनकी चीखों पे ऊँट दौड़ते थे। इनको खाने के लिए 1 या 2 बिस्कुट दिए जाते थे, समंदरी पानी पिलाया जाता था नमकीन, ताकि इनका वजन ना बढ़े। और इनको इन हालात में देखने के बाद हमने फैसला किया कि इन तमाम ममालिक से हमने इन बच्चों की ज़िंदगियाँ बचानी है। इसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग थे, मुख्तलिफ ममालिक के बच्चे थे, और वालिदैन अपने बच्चों को खुद भेजते थे। मैं ऐसे लोगों को भी मिला जिनका बच्चा एक गिर के मर गया, उसने दूसरा और तीसरा बच्चा भी दे दिया कि हमें पैसे मिल रहे हैं। तो इन तमाम लोगों के लिए जब लड़ाई की तो मेरे मुल्क के लोग मुझसे नाराज़ हो गए कि आप उन लोगों को नाराज़ कर रहे हैं जो ये शौक़ पूरा करते हैं। मैंने कहा आप उनके शौक़ को पूरा करवाइए, मैं अपने रब को राज़ी करता हूँ। और उस जंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमने दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे इन ममालिक से निकाल के उनके ममालिक पहुंचाए हैं जहां के वो रहने वाले थे, उनके वालिदैन तक पहुंचाया। उसका कंपनसेशन भी उनको दिलवाया हमने। और उसकी जगह पाकिस्तान में हमारे लिए मुश्किलात पैदा की गई और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मुझे इंटरनेशनल हीरो डिक्लेयर किया। अब आप देखिए कि हम इस्लाम की बात करते हैं, हम मुल्क की बात करते हैं, हम कौम की बात करते हैं, हम एक परचम की बात करते हैं, हमें उसकी कदर नहीं हुई। और फिर उन ममालिक ने जिस तरह तस्लीम किया, ये भी एक तारीख है कि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट आपको डिक्लेयर कर रहा है इंटरनेशनल हीरो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ पूरी जिंदगी लगा के। तो आए हम सब जद्दोजहद न रोकें। 2 दफा हमले भी हुए, नो प्रॉब्लम। जब आप अल्लाह की राह में निकले हैं तो फिर यार या तो आपका अकीदा कमजोर है हमारा, या फिर हमारा अकीदा मजबूत है, तो कहीं हम पीछे नहीं हटेंगे। और मेरे ख्याल है कि अभी हमारे जाने के बाद कुछ हमारे साथी ऐसे आएंगे जो इस सिलसिले में मजीद काम को अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी क़ुव्वत के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए बढ़ा रहे हैं। तो गुड लक टू यू, और खुदा करे कि मैं अपनी ज़िंदगी में देखूं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। क्या बात है जी। भाभी ने भी तो मैसेज देना अपने। जी असल तो पूरी जिंदगी, अरे मैंने घर जाना है भाई, वो कहेगी मेरी बात तो सुनी नहीं आपने। अच्छा जी, मिसेस शाहीन अंसारी, हम इनसे सुनते हैं कि वो अपनी आने वाली जनरेशन को, यूथ को क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहिए। जी भाभी। मैं इस मौके पे सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज वही एजुकेशन से या तरबियत से रिलेटेड जो मैंने पहले भी बात की, उसी बात को बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगी कि मैंने ये महसूस किया है कि कुछ अरसे में क्योंकि हम बच्चों की तरफ से हमारी तवज्जो बहुत कम होती जा रही है, जैसे कि हमारे वालिदैन की तवज्जो थी, उसके मुकाबले में हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में खुसूसन शायद दुनिया में भी बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम में बहुत इजाफ़ा हो रहा है। हाँ, हम सेक्सुअल जराइम की बात करें या वायलेंस की बात करें या तरबियत की बात करें, बच्चे बहुत ड्रग्स कल्चर की तरफ भी जा रहे हैं। उसमें बेशक आप हम स्टेट को इल्ज़ाम दें, अपने जस्टिस सिस्टम को इल्ज़ाम दें, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इल्ज़ाम दें, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वालिदैन का भी कसूर है। वालिदैन बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं। वही बात आती है कि फिर वही बात कि हमने बच्चों को सोशल मीडिया की तरफ, टेलीफोन्स में इधर उधर लगा तो दिया है, लेकिन हम देख नहीं रहे कि वो उस पर देख क्या रहे हैं, मतलब वो किस तरफ जा रहे हैं। उनको क्या, बच्चे का तो जहन बहुत कच्चा होता है, वो जो चीज़ देखता है अब्जॉर्ब करता है। तो ज़्यादा तवज्जो दें, यही आपका कीमती तरीन सरमाया है। बाकी काम दुनिया के चलते रहेंगे। अगर बच्चा ही आपका बिगड़ गया, आपके हाथ में नहीं रहा, तो बाकी अगर आपने दौलत कमा ली, शोहरत कमा ली, जो भी कमा लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चों की तरबियत पे जोर दें। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और यही पाकिस्तान को हमें आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अंसार। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
आपका शुक्रिया। और आसिफ भाई मेरे साथ ही रहेंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन है। अभी बहुत सारे जो हैं गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड 14 अगस्त की सेलिब्रेशन विद गुड मॉर्निंग विद सभी। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एचडी टीवी चैनल पे आप देख रहे हैं। और एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट करें 14 अगस्त, यानी कि 76 ईयर हो गए हैं पाकिस्तान को। और हम इसमें जितना भी जो हैपनिंग्स जो शामिल कर सकते हैं वो करें, लेकिन साथ साथ बहुत ज़रूरी है हमें पाकिस्तान की जो आने वाली जनरेशन है उनको पॉजिटिव थिंकिंग देना कि सिविक सेंस भी कहलाते हैं, या हम कुछ कहीं पर लैक हो रहे हैं कि हम अपनी यूथ को सही तरह अपनी बात डिलीवर नहीं कर पा रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस लाइक। तो ऐसे कुछ डोमेन में लोग वर्क कर रहे हैं जो यूथ को और हमारे आने वाली जनरेशन को पॉजिटिव जो है वो इमेज दे रहे हैं बात के थ्रू, कुछ पॉजिटिव प्रैक्टिकल के थ्रू। बिल्कुल, मैं एक बार फिर अपने तमाम गेस्ट को वेलकम करती हूँ। उनके इंट्रोडक्शन में आसिफ भाई को एक बार फिर खुशामदीद। आसिफ भाई से तो अभी बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और मुझे अभी बहुत खुशी भी हो रही है क्योंकि इनको अवार्ड जो सरप्राइज़ है वो भी मैं सवाल में पूछूंगी, वो अवार्ड क्यों मिला है उसके बारे में बताएं। तो आप लोगों ने मेरे साथ ही ज्वाइन रहना है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर एक ऑफ कोर्स गेस्ट मौजूद हैं, मैं वन बाय वन उनका इंट्रोडक्शन करती हूँ, देन वो बताएंगे कि मैं एक बात बताऊँ, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट को वो पिंच करेंगे और बताएंगे कि कहाँ से पाकिस्तानी होने के नाते हम अपना भरपूर किरदार निभा सकते हैं। लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर आमिर खान साहब मौजूद हैं कोऑपरेटिव सेक्टर से और डिफरेंट जापानीज कंपनीज को भी वो लीड करते हैं, तो बताएंगे वो क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? लगा शुक्र, फर्स्ट क्लास। अच्छा, आप मेरे अंदर कह रहे थे बार बार कि सभी तुम एक्टिव हो, बहुत देर से बातें करी हो, तो माशाल्लाह आपके अंदर तो मुझसे ज़्यादा भी स्पार्क नजर आ रहे हैं। सभी असल में ये जो फील्ड है ना, जैसे एनर्जेटिक होना, पैशनेट होना, तो ये डिफरेंट लोगों का गेम होता है। तो आप डिफरेंट हैं, इस वजह से आप ये लीड कर रही हैं शो। और डिफरेंट डोमेन के लोगों को लीड करना, ये जरा और लोगों को मैनेज करना सबसे मुश्किल टास्क है। ओके, तो मैं अपने आप को खुद अप्रिशिएट कर रही हूँ। नहीं, अप्रिशिएट तो हम करेंगे आपको, और कि आप क्रेडिट लें इसका। थैंक यू सो मच, आपसे मुझे बहुत नॉलेज मिलने वाली है। आगे चलते हैं, हमारे साथ बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं मेरे भाई नवेद इकबाल साहब, वो भी कोऑपरेटिव सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवेद भाई। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, ओके। आज मुझे बताइए जरा, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ और हम भी आसिफ भाई भी आपको ज्वाइन करेंगे भाई, क्वेश्चन आएंगे इधर से भी धड़ के किस्म के, ठीक है जी। पहला सवाल आमिर खान साहब, ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर और आपने जो एक बात की है, मैं चाहूँगी उसके बारे में बताएं कि आप बेसिकली डोमेन क्या कनेक्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया हमें। आसिफ भाई, वंडरफुल मीटिंग यू सर। मैं सुन रहा था आपकी बातें, अंसार बनी साहब की बातें सुन रहा था। आप लोग फखरे पाकिस्तान है, हम तो उसे फॉलो कर सकते हैं आपको। अच्छा, मेरा ताल्लुक कॉर्पोरेट सेक्टर से है और कॉर्पोरेट सेक्टर में हमें बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो मेरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं उस पर काम करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। और वो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो स्कूल से शुरू होनी चाहिए बच्चे की। और जो मैं समझता हूँ कि स्कूल्स में ये चीज़ें अब लैकिंग ऑफ जो कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है, जब सिविक सेंस की बात होती है तो वो हम लैक करते हैं। बच्चे को रटाया जाता है, बच्चे को एक ख़ास तालीम दी जाती है एक पैटर्न के ऊपर, मगर वो जो कौम में ज़िंदा कैसे रहना है, लोगों से मिलना कैसे है, लोगों से बातचीत कैसी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। दुकान वाले के पास हम जाते हैं क्योंकि हमारा रोज़मर्रा का मिलना जुलना है दुकान से। आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि दुकान वाले को हम पैसे किस तरह से देते हैं। शोकेस पे रख दिया उसके, उससे बात नहीं की, सलाम नहीं किया उसको, उससे कोई बातचीत नहीं करी, तो ताल्लुक नहीं बना। वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है हमारे यहाँ वो मिसिंग है। और दुकान वाला भी बेचारा जो है वो जब वापस पैसे देता है तो आप बगैर कुछ कहे से वापस ले आते हैं। तो अगर आप जापान का विजिट करें तो जापान में जो चेंज देते हैं लोग वो ट्रे में रखकर वापस करते हैं और जो शुक्रिया है वो हरिया तो गुदाइमास करके कहते हैं, वो उनकी ज़बान पे जारी रहता है। यानी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब लिफ्ट, फॉर एग्जांपल लिफ्ट में आप हैं और कोई आ रहा है, आपने लिफ्ट उसके लिए दरवाज़ा खोल के रखा, अब वो जब अंदर आया तो वो आपको शुक्रिया नहीं करता। यहाँ पर मैं कॉमनली ये देखता हूँ ये इश्यूज।
और वो शुक्रिया करे, जाने वाला शुक्रिया करे, तो एक तरह से हमारा जो 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 रिलेशनशिप है ना वो स्ट्रांग होता जाएगा पब्लिक का। और ये चीज़ हमें स्कूलों में और कॉलेजेस में हमें ये बतानी है ताकि वो करेक्टर डेवलप हो सके। एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये स्टीफन कोवे ने लिखी है, अमेरिकन राइटर है और बिजनेस कंसल्टेंट है। मैं ये समझता हूँ चूँकि ये कॉर्पोरेट कल्चर में ये ट्रेनिंग दी जाती है, लोग न्यूयॉर्क जाते हैं इसे हासिल करने के लिए, जापान जाते हैं, स्कूल का बच्चा इसको ये चीज़ सीखनी चाहिए। वो 7 हैबिट्स है क्या, वो कहता है कि जो 7 आदतें हैं ये कामयाब तरीन लोगों की आदतें हैं, जिसे अगर आपने कामयाब होना है तो इसे अपनाना होगा। वाह, जबरदस्त। और ये 1989 में पब्लिश हुई थी और दुनिया की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली ये बुक है। स्टीफन कोवे वाज अ वंडरफुल कंसल्टेंट, वंडरफुल मैन, वंडरफुल पर्सनालिटी। उसे स्टडी करना चाहिए, उसे स्टडी करवाना चाहिए स्कूल्स में। अच्छा, सिर्फ अंग्रेज, हम समझते हैं कि अंग्रेज के माशरे में हमें बहुत सारी बुराइयां नजर आती हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, मैंने दुनिया देखी, 15-16 मुल्क में देख चुका, वो लोग डेवलप हो चुके हैं, वो सक्सेसफुल नेशन है। हमें उनकी अच्छी आदतों को अपनाना होगा, हमें उनकी तरफ नफरत से देखकर या उनकी बुराइयों को दूसरों को बताकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। अच्छा, मैं अभी सभी से ये बात कर रहा था कि दुनिया में सक्सेसफुल नेशंस आ चुकी हैं। सही। अब कॉपी पेस्ट, हमारे एक दोस्त है वो कहते हैं कॉपी पेस्ट एक ऐसा मेथड है जो बहुत ही इजी है और उसका रिजल्ट इंस्टेंट है। आपने अब कोई नई चीज़ इजाद नहीं कर रही। और अगर मैं इस्लाम का हवाला दूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारे अखलाकी उसूल बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ज़िंदगी के सारे उसूल बता दिए। वो सारे उसूल आपको कहीं ना कहीं राइज होते हुए या राइज हैं वो दिखते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम काफ़ी बिगाड़ का शिकार हो रहे हैं, हो चुके हैं। 76 इंडिपेंडेंस है। 76 इंडिपेंडेंस में हमें करना क्या है, इसकी डायरेक्शन सेट करनी होगी। और वो डायरेक्शन मेरी नज़र में स्कूल्स में आपको कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक बात, आपने जब कहा कि हम, जैसे आपने भी सुना होगा, इन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों की जो भी उनकी हैबिट है, जो भी उनकी, हम उनकी नेगेटिविटी देखें, हम उनकी पॉजिटिविटी देखें, लेकिन हम बातों में ज़रूर देखते हैं, लेकिन खाने पीने में हमें चाहिए वही प्रोडक्ट जो वो लोग खाते हैं। ऐसा है कि नहीं? वहाँ आके हम लोग बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल, कोई सवाल नहीं होता उनकी कोल्ड ड्रिंक, वो क्या चिप्स खा रहे हैं, वो क्या अच्छी चीज़ खा रहे हैं, देन हम लोग वो यहाँ पर पाकिस्तान में खाते हैं, लेकिन उनकी अच्छी बातें अडॉप्ट करते हुए हम फ़ौरन कहते हैं नहीं नहीं ये तो यहाँ पर ऐसा है तो हम ऐसा नहीं। ऐसा है कि नहीं? सभी लीडिंग जो लीडिंग, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जो लीडिंग यहाँ पर आप समझ लीजिए लोग हैं, टेक्सटाइल सेक्टर हमारा लीडिंग है, इसके अलावा और भी जो सेक्टर्स हैं वो लीडिंग है। इन सब का गहरा ताल्लुक है बाहर की दुनिया से। मुझे तो एक चीज़, आपने जो कैरेक्टर बिल्डअप की बात की, मुझे सिर्फ और लैक ऑफ अवेयरनेस लगती है और कुछ भी नहीं। अगर आप जैसे लोगों को अवेयर करने लगे और हमें पता चल जाए कि सिविक सेंस क्या होता है, और ख़ास तौर पे जैसे हैप्पी पैलेस स्कूल की एजुकेशन डिपार्टमेंट लाइक के ये लीड करें, तो अगर एजुकेशन फील्ड को देखा जाए तो यहाँ पर होने चाहिए कुछ ग्रेजुअली ग्रूमिंग क्लासेस, जिसमें बच्चों की बेहतरीन तरबियत हो। बेशक वो किसी फील्ड को तो ज्वाइन करें, लेकिन स्पेशल उनकी तरबियत एक शख्सियत में डेवलप हो जाए। मेरे साथ जो है नवेद इकबाल साहब मौजूद है। मैं चाहूँगी आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो कैरेक्टर के ऊपर बात की जा रही है कि हम किस तरह इसको ग्रूम अप करें? बेसिकली जैसे आमिर साहब ने कहा कि हमें इनिशियल लेवल, मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे इन चीज़ों को स्टार्ट करना। क्या एज होती है ग्रास रूट? आप क्या समझते? 6 ईयर ओल्ड? बिल्कुल इनिशियल, मतलब आप छोटे बच्चों से स्टार्ट करेंगे उनको चीजें सिखाना, और उनकी एज वाइज जितनी उनकी समझ है, अगर अच्छा शख्स क्रिएट करना है तो सिविक सेंस जो है आप छोटे बच्चे से। अब मैं अगर अपनी बच्ची की बात करूं, मेरी बच्ची ने मुझे चीजें बताई जो मुझे पता नहीं थी ट्रैफिक रूल्स के हवाले से। इट मीन्स के शी इज गेटिंग गुड एजुकेशन इन स्कूल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो और जापान में जो बच्चे स्कूल की सफाई करते हैं बिल्कुल उनको बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा शुरू में उनको सिविक सेंस दिया जाता है। सॉरी, आपने कंटिन्यू करना। ये जो आपने कहा ना, जापान में स्कूल में बच्चों को एक दिन मिला के वो स्कूल की सफाई करें, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि टीचर भी उनके साथ हो। वो टीचर ये ना कि खुद कुर्सी पे बैठ जाए और बच्चों से सफाई करे, तो पेरेंट्स बोले लो भाई हमारे बच्चे क्या स्कूल साफ करने के लिए रह गए। तो मजा है जिस तरह आप बच्चों से कह रहे हैं कि आप अपनी क्लास को, या आज हम लोग 1 मंथ के बाद
जो अपने स्कूल को, क्योंकि ये हमारी एजुकेशन तालीम की एक दर्जगाह है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आज हम इसको साफ करेंगे, कलर्स करेंगे, पेंटिंग करेंगे, लाइक कुछ भी इसको डेकोर करेंगे, तो उसके लिए ज़रूर है टीचर भी उसी तरह, जिस तरह अगर बच्चे से आप डस्टिंग करवा रहे हो तो आप भी डस्टिंग कर रहे हो। तो वो जो एग्जांपल है ना, वो बड़ी वंडरफुल बात आपने की। असल में ये कॉन्सेप्ट है ट्रेन द ट्रेनर। जो ट्रेन करेगा पहले उसे ट्रेनिंग हासिल यानी कि वो ऑर्डर ना करे, वो खुद ट्रेनर। असल में तो वो जब उसे पता होगा तो वो ट्रेन करेगा। ट्रेन द ट्रेनर कॉन्सेप्ट। आसिफ भाई आपने देखा होगा रोड पर हम जाते हैं, कोई रास्ता दे दे हमें, हम बगैर शुक्रिया किए चले जाते हैं उसका। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हम किसी को रास्ता देने को तैयार नहीं है। और अब तो खैर ये हॉस्पिटल में मैंने एक बात नोट की है कि यही हम लोग, यही पाकिस्तानी शहरी दूसरे मुल्क में जाता है तो सारे डिसिप्लिन का ख्याल करता है। यहाँ पे ना सिग्नल का ख्याल किया जाता है, सजना कोई भी चीज खा रहे हैं, पान खाया, पीक मार दी, रैपर नीचे फेंक दिया। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा फुकदान यही है कि हमारे मुल्क से, अपने मुल्क से लोग मोहब्बत ही नहीं करते। इसको इनके दिलों के अंदर ये उजागर करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई इसकी वजह से तुम हो, वरना आज तुम जहां जो मुल्क आज़ाद नहीं है उनका क्या हशर हुआ है, कैसे वहां पे बमबारी होती है, किस तरह से जो है वहां पे रोजाना कैजुअलिटीज होती रहती हैं। लिहाजा इसकी क्या कदर करें, ये हमारा मुल्क है, यहाँ पे हमारी सुनी जाती है, हमारी समझी जाती है, तो लिहाजा जो है हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ पे मैं महसूस करता हूँ, मैं देखता हूँ, जैसे कि आपने जापान की बात की, जापान के अंदर 6 साल तक तो जो है ना पढ़ाते ही नहीं कुछ भी। 6 साल तक तो उनको जो है ना सकाफत के बारे में बताता है, उनको डिसिप्लिन बताई जाती है, उनको बताया जाता है कि किस तरह से जो है ना बात करनी है, किस तरह से करनी है। क्लासेस के अंदर डेली पहला जो पीरियड होता है उनका, वो पहला पीरियड समझ लें उसको, वो सफाई करते हैं, अपनी डस्टिंग करते हैं और सारी चीजें करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रहने का एक प्रैक्टिस समझ लें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने की। और यहाँ पर इसके बरक्स है, अगर यहाँ पे अगर टीचर भी साथ मिल जाए, जैसे सभी ने कहा, और इस तरह से अपने स्कूल को साफ रखा जाए, जहाँ पे हम खुद बैठते हैं, यानी कि माजरत के साथ कि एक जानवर है, मैं नाम नहीं ले रहा, कि वो भी बैठता है तो पहले सफाई करता है फिर बैठता है, ठीक है ना। यहाँ पे इंसान जो है ना जहाँ पे बैठ रहा है और वो अपना इस चीज का ख्याल ही नहीं करता और उल्टा कचरा फेंकता है सर जिस गली में चले जाए। अब कराची जैसा शहर जहाँ पे 3 करोड़ की आबादी है, वहां पे बदतरीन शहरों में से एक शहर है जो कि साफ सुथरा नहीं है, जहां पर जो है गंदगी का ढेर है। जिस गली से गुजर जाए वहां उस गली के अंदर ढेर ही ढेर है। हुकूमत भी कितना करे, कैसे करे, जब हम में अपने आप में इस्लाह करने की सलाहियत नहीं है तो फिर वही वाला बात है कि जी जब आप अपना ख्याल नहीं करते तो दूसरा कैसे ख्याल करेगा। सर सभी ने भी एक बात की आज़ादी के ऊपर। आज़ादी एक नेमत है और हर इंसान को यहाँ पर अपने आप को इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल समझना होगा। अब सभी आपकी जो टीम है, ये टीम अगर यहाँ ना हो तो ये शो नहीं चल सकता। नहीं, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल। ये नेशन भी एक टीम है। बिल्कुल। इस टीम के हर इंडिविजुअल को अपने आप को इम्पोर्टेंट समझना है, उसको रिस्पॉन्सिबल। अगर आपकी इजाजत हो तो ये 7 आदतें मैं क्विकली निपटाऊं। जी बहुत मैं बताऊं आपको, ये बेसिकली इसने स्टीफन कोवेन ने जो पहला नंबर दिया वो दिया बी प्रोएक्टिव। ओके। बी प्रोएक्टिव का मतलब ये हुआ कि वो कहता है कि जब आप काम करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। आपने जो भी काम करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेंगे, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। आप उसे दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे। नंबर 1 वो बात ये कहता है। और उसके अलावा वो ये कहता है कि वो काम कीजिए जो आपके दायरे इख्तियार में है। बिल्कुल। वो काम जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है उस पर ज्यादा तवज्जो ना दें, अदरवाइज आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये पहली उसकी आदत है जो सक्सेसफुल होने के लिए लोगों को अपनानी है। दूसरी आदत वो कहता है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी आप काम शुरू करेंगे एंड को दिमाग में रखकर। वाह क्या बात। अब क्या हुआ कि आपका जो पूरा प्लान है वो आपके सामने बिल्कुल फोकस हो गया, क्लियर हो गया, पाथ क्लियर है, आपने जाना कहाँ है, वहां जाके करना के सब आपको क्लियर हो गया। तो सक्सेसफुल लोग काम शुरू करते हैं एंड को माइंड में रखकर। तीसरी बात में ये कहता है सर कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी पहली चीज पहले होगी, पहली चीज को पहले नंबर पर रखना है। ऐसा ना हो कि आपने किसी गैर अहम चीज को पहले नंबर पे रखा और अहम चीज जो है उसका नंबर ही नहीं आया और वो मामला खराब हो गया। सही। चौथी चीज वो ये कहता है कि थिंक विन विन, यानी आपने खुद नहीं जीतना है, आपने जब जीतना है तो पूरी टीम आपके साथ जीतेगी। वाह वाह क्या बात। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आप समझ लीजिए कि एम्पैथी की बात कर लें। एम्पैथी ये है कि मैं किसी के शूज में जाकर
देखूं कि यार वो किस पोजीशन में है, तो उसके बारे में सोचेंगे, उसको भी साथ लेकर जीतेंगे। अच्छा, पांचवी चीज वो कहता है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी कि पहले आप दूसरे को समझें। वाह क्या बात, जबरदस्त। और बाद में ये तवक्का करें कि आपको कोई समझेगा। बहुत जरूरी। ये भी वाली, ये भी पूरा आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सारी ये तालीमात दी हुई है। अभी एक अंग्रेज ने एक बुक लिख के ये बता दिया। छठी बात कहते हैं सिनर्जाइज। सिनर्जाइज मतलब टीम वर्क, सबने मिलकर काम करना है। बेशक बेशक। टीम नहीं है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी। एक से भले दो, दो से भले तीन और तीन से भले चार, इस तरह ठीक है। और शार्पन द सॉ लास्ट हैबिट है। शार्पन द सॉ का मतलब ये कि हर वक्त तैयार रहना है, अपने हथियार, अपने आरे सब तैयार रखो। हमारे एक बहुत हरदिल अजीज दोस्त हैं, कारपेंटर, यानी वुडवर्क का काम करते हैं। वो कहते हैं हमें जो पहला सबक दिया जाता है वो ये देते हैं कि हमारे सारे जो औजार हैं वो तैयार रहें, काम है या ना है वो औजार तैयार रहें। इसी तरह से हमें तैयार रहना है, किसी वक्त भी कोई भी हमें टास्क मिल सकता है। तो स्टडीज को, बच्चों के लिए स्टडीज, कॉलेज का बच्चा है वो कॉलेज जाए, कॉलेज के एनवायरनमेंट को एंजॉय करे। ऐसा ना हो कि वो कॉलेज से बेबहरा हो। मैं DHA कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और अभी भी मैं वो मेमोरीज को चेरिश करता हूँ। क्या जबरदस्त मेमोरी है मेरी। उसके बाद जो आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उसे एंजॉय करें, पूरी जर्नी को एंजॉय करते जाना है और तैयारी एंजॉयमेंट में एक चीज इंक्लूड करें ना। माशाल्लाह नवेद सब मौजूद हैं, इनसे जरा सा एक सॉन्ग हो जाए, जरा ये माइक लीजिए और जरा हम चाहेंगे आप आज आप सरप्राइजिंगली शॉक्ड होने वाली हैं, इतना खूबसूरत गाते हैं। चलें जी हम सुन लेते हैं जी। माइक करीब रखिएगा। यस है जज्बा जुनून तो हिम्मत नहार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत नहार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी न भूलो, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है हमारा। वाह क्या बात है, जबरदस्त। पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। मैं आसिफ भाई से लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी। आसिफ भाई माशाल्लाह हमारे प्रेसिडेंट ने आपको, आरिफ अलवी साहब ने अवार्ड दिया, थोड़ा उसके बारे में मैं चाहूंगी आप जरा सा बताएं कि किस खास बात आपको अवार्ड दिया? सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने गवर्नर हाउस के अंदर इमरान इस्माइल की मौजूदगी के अंदर, जिस वक्त वो गवर्नर थे, उसमें हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल को फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल का अवार्ड दिया। इसका बाकायदा एक सर्वे हुआ, ये ऐसी अवार्ड नहीं मिला मुझको, बाकायदा इसका सर्वे हुआ। सर्वे के अंदर ये आया कि हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल बड़ी तेज़ी से जो है ग्रो कर रहा है, इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा नाम सिलेक्ट हुआ, मेरे स्कूल का नाम सिलेक्ट हुआ और मुझे फास्टेस्ट ग्रोइंग का अवार्ड मिला। और आपको एक और भी बात बताऊं कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका, मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूँ। गिनीज बुक में आना चाहिए कि क्वार्टर किलोमीटर, सिर्फ क्वार्टर किलोमीटर के ऊपर हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल की 12 ब्रांचें जो कि मुख्तलिफ एड्रेसेस की है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि क्वार्टर किलोमीटर के ऊपर जो 1 2 4 ब्रांचें तो हो सकती है, लेकिन 12 ब्रांचें वो भी मुख्तलिफ एड्रेस के ऊपर जो है वो हैप्पी पैलेस स्कूल। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये अवार्ड जो है हैप्पी पैलेस स्कूल को मिला, तो ये मेरे लिए एक बड़ी फख्र की बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बहुत खूबसूरत अंदाज में आने वाली जनरेशन के लिए गुफ्तगू चल रही है। आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रिप्रेजेंट ऑफ हैप्पी पैलेस स्कूल, फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं माशाल्लाह। नवेद साहब मौजूद हैं, आमिर साहब मौजूद हैं, नवेद साहब मौजूद हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि वी आर सेलिब्रेट 14 अगस्त। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती है। और जी पाकिस्तान में लगे हैं झंडे, झंडियाँ, बैलून्स, कुमकुमे और ये हो रही है खूबसूरती। लेकिन ये सिर्फ मैं नहीं चाहती कि 14 अगस्त को हो, ये आपके दिल में पाकिस्तान हर जगह हो, क्योंकि आप भूल जाते हैं। और मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि अपने डोमेन में रहते हुए आप छोटा छोटा काम करें। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको बेहतर लगता है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं तो आप ज़रूर करेंगे। ये ना सोचें कि वो करेगा तो मैं करूँगी, ऐसा नहीं हो। वो करेगा तो मैं करूँगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपने अपने दिल को मुतमईन करना है, अगर आपने एक पौधा ये सोच के लगा दिया, कहते हैं कि अमल का दारो मदार आपकी नीयत पर है। आप नमाज के लिए जब वज़ू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप नीयत करते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ने चाहता हूँ, तो बिल्कुल इसी तरह कि अगर आपने ये सोच के वो पौधा लगा दिया कि अल्लाह पाक करे कि ये बड़ा हो और इसकी छाँव के नीचे लोग खड़े हों, तो ये सिर्फ आपकी नीयत काउंट की जाती है। तो अपने मुल्क में एक पौधा भी लगा लें तो समझ लें आपने कुछ थोड़ा बहुत हक अदा कर दिया। तो अपने अपने डोमेन में रह के, जिस तरह हर फील्ड में, ये अपने फील्ड के हैं, ये अपने फील्ड के, मैं अपनी फील्ड के, मैं यहाँ पर ब्रिज बनती हूँ पाकिस्तान के फ़ख्र पाकिस्तान लोगों को यहाँ बुलवा के, उन शख्सियात को आपसे मिलवा के, मैं अपने डोमेन में रह के शायद मैं कहती हूँ कि काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, आसिफ भाई आपको, आमिर भाई आपको, नवीद साहब आपको। और मैं चाहूँगी कि एक ऐसा क्वेश्चन मैं चाहूँगी इसके बारे में ज़रा डिटेल में भी आंसर हो जाए। अगर हम कैरेक्टर के ऊपर और इंक्लूड स्कूल्स के ऊपर, यानी कहते हैं ना हर बात एक किसी ने पॉइंटेड किया कि ये चीज़ ख़राब है, यूँ करने वाले 10 हैं, अब करेक्ट करने वाले ज़रा आए ना, ज़रा तस्वीर तो सही कर लें, तो सब पीछे हट जाएंगे। तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, बड़ा तीखा सवाल। 14 अगस्त आमिर साहब मेरे साथ बैठे हैं और कैरेक्टर की बात करें कि हम अपने बच्चों का कैरेक्टर डेवलप कैसे करें, उनको अच्छा एक शहरी कैसे बनाएं। इसमें सिविक सेंस भी आता है कैरेक्टर को ग्रूम अप करने के लिए। इनिशियली इब्तदाई ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शन रिस्ट्रक्शन जो भी समझ लें पेरेंट्स की इंक्लूडिंग सबकी, क्या समझते हैं कि हम किस तरह इसको ऊपर इम्प्लीमेंट करें और हम अच्छी जनरेशन अपने पाकिस्तान को दें। जी सभी आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया, उसमें आपने नियत का जिक्र किया। जी जी जी, दैट इज द वंडरफुल बेसिक एलिमेंट है ये। यस, जिसकी नियत ठीक है उसके सारे काम कराने में कुदरत अपना रोल प्ले करना शुरू कर। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। आप घर से निकले अच्छी नियत लेकर, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्सेस मिलना शुरू हो जाएंगे और आप अपना काम करना शुरू कर देंगे। बच्चों के अंदर, इवन बच्चों के अलावा नौजवानों के अंदर, या हम सबको भी अपनी नियत को दुरुस्त करना है। नियत दुरुस्त करेंगे, एफर्ट डालेंगे, रिजल्ट अपने आप आना शुरू हो जाएगा। वाह क्या बात। तो ये मेरा मैसेज है आज के 17 अगस्त। आपने जो, मैं चाहती हूँ कि वो जो मैं सवाल, ये तो एक अलग है, ये है, इसमें कोई दौरान नहीं है कि वाकई में जब आपकी नियत अच्छी होती है तो अल्लाह पाक खुद ही रास्ते बनाता है। हम क्या स्टेप लें, आप क्या समझते हैं हमने कहाँ से इब्तिदा करनी है, कहाँ से इब्तिदा करनी है, स्कूल से, घर से, कहाँ से इब्तिदा करनी है? बेसिकली या अपने सब्जेक्ट में डालना है? असल में देखिए मैं बताऊं, सेमिनार्स करने, क्या करना? देखिए सभी आप खातून हैं तो आपको ये पता होगा कि जब कोई डिश तैयार की जाती है तो हर इंग्रेडिएंट का अपना एक उसका इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब खाना बना लेंगे तो कोई बोलेगा नमक कम हो गया। हाँ हाँ, वही जैसे तस्वीर वाली बात, ये गलत है। कोई बोलेगा यार कोई गरम थोड़ा सा कम है। हाँ हाँ। इसका ये मतलब हुआ कि हर चीज की अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। घर की अपनी इम्पोर्टेंस है, स्कूल की अपनी इम्पोर्टेंस है, दोस्तों की अपनी इम्पोर्टेंस है, माँ बाप की अपनी इम्पोर्टेंस है। हर बंदे ने अपने आप को इम्पोर्टेंट समझकर, रिस्पॉन्सिबल समझकर रोल प्ले करना है। ओके। तो ये सारा का सारा जब आप समझिए तो फिर जो रंग आता है, चौखटा क्या कहते हैं उसे, वो रंग आएगा, रंग चोखा आ गया, रंग चोखा आएगा फिर। अदरवाइज जो ना वो कहीं नमक कम होगा, कहीं जो है वो मिर्चें तेज हो जाएंगी। तो ये नहीं है कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफ कोर्स स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझसे स्कूल वाले जब कभी कभार गपशप करते हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है आपका अपना रोल है, मुझे भी अपना रोल प्ले करना है। ऐसा नहीं है कि मैं बेबहरा हो जाऊंगा किसी भी चीज से। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये है मेरा। ओके नवीद साहब, आप जिस तरह आमिर भाई ने कहा, आप क्या समझते हैं आने वाली जनरेशन, हम अच्छी जनरेशन चाहते हैं अपने मुल्क को मिले। 14 अगस्त है, ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी मेरे पाकिस्तान का नाम जैसे रोशन इन्होंने किया है, हर बच्चा नाम अपना रोशन करे। तो आप क्या समझते हैं कि हम किस तरह अपने पाकिस्तान की जनरेशन को क्रिएट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं? अब जैसे आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की ना, तो इम्प्लीमेंटेशन में आपको सबसे पहले अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। अपने आप से, फिर अपने घर से, फिर अपने मोहल्ले से, और फिर आपका जो भी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है आप उसमें उसको
प्रमोट करें, बेहतरीन, जहां तक कर सकते हैं। आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और फिर वो जितना फैलेगा ऑफ कोर्स उसमें आपके लिए विन विन, वो जो विन विन सिचुएशन की जो बात है आपके लिए विन है। अगर वो एक बंदे को भी ट्रांसफर कर देते हैं आप अपनी नॉलेज या अपनी सोच या अपना तरीका, इसके लिए सबसे ज्यादा आप समझते हैं कि पॉजिटिव होना और अपनी बात को आगे डिलीवर करना। और थोड़ा एक जैसे इन्होंने कहा कि जब तक जैसे पाकिस्तान पता कब वजूद में आया, जब किसी ने ख्वाब देखा, तो आपको अपने ख्वाबों को बुनना है, आपने अपना फोकस पॉइंट चूज करना है कि मुझे उस जगह तक जाना है। तो इसके अंदर बहुत सारे थपेड़े आएंगे, अप डाउन आएंगे, तब जाके आप वहाँ पहुँचेंगे। अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट पहुँच गए ना तो उसकी कदर भी नहीं होगी। तो उसकी कदर कब होगी? बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में कुछ लोग अब ऐसे आ रहे हैं कि जिनको ऐसे मिल रहा है तो उनको पता ही नहीं चल रहा कि पाकिस्तान किस तरह वजूद में आया। ये उन बहनों से पूछो, उन माओं से पूछो जिनके लख्ते जिगर उनके सामने कट गए, उन माओं से पूछो उनकी बेटियां किस तरह उनकी इज्जत पामाल हुई, वो बेहतर जानती हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम आपके दिल में कैसे उतारें ये बात कि पाकिस्तान बहुत बहुत जद्दोजहद के बाद हमारे पास आया है। जब रेल से कटी हुई वो लाशें मेरी आंखों के आगे नज़र आती हैं और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ खड़े होकर देख रहे थे कि कब वो ट्रेन आएगी जहाँ बहुत सारे मुसाफिर आएंगे, तो उनको कोई भी नहीं नज़र आया, उनको सब वहाँ पर कटी हुई लाशें नज़र आईं। तो आप क्या चाहते हैं? कभी कभी पाकिस्तान का ये हाल देखती हूँ कि अपने अपनों को काट रहे हैं। हम किसी को शुक्रिया अदा उसका शुक्र नहीं करते और यहाँ किसी को शुक्रिया नहीं करते, और फिर हम मिली नगमा गाते हैं शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया। पाकिस्तान हमसे या हम पाकिस्तान से, ये सोचना आपने है। जिस दिन आप ये समझ लें, ये सवाल का जवाब खुद से आप निकाल लें कि पाकिस्तान हमसे या मैं पाकिस्तान से हूँ, जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि आप पाकिस्तान से, तो आपको इसके कार्ड की, इस आइडेंटिटी की, अपने पासपोर्ट की, उस अवार्ड, उस रिगार्ड की, कि जब आपका फ्लैग दूसरे कंट्रीज में बुलंद होता है उसकी कदर महसूस हो जाएगी। लेट्स सी, मैं ऑफ कोर्स आसिफ भाई के पास चली हूँ। ये जज्बात नहीं है, आप मत समझें, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। जब आप यहाँ से बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कितना यूं 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 करके पाल पोस के माँ 9 महीने पेट में रखती ना तो आंखों का तारा समझती है, लेकिन जब इस उम्र को पहुंच जाती है, क्या आप जवान होते हैं तो माँ को उस तारे से समझते हैं कि ये मेरी माँ मेरी आंखों का तारा है? और जो समझता है वो फल पाता है, जो नहीं समझता वो खाक हो जाता है। लेट्स सी, हम चलते हैं आसिफ भाई की तरफ। और आसिफ भाई ये बताइएगा, माँ बाप की दुआएं ऐसा ही है, मैं तो सच समझती हूँ माँ बाप की दुआओं से अल्लाह पाक ने आपको बहुत इज्जत मकाम दी, और माशाल्लाह आप फील्ड भी आपने एक एजुकेशन, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई कि आप आगे जनरेशन आपके स्कूल से पास आउट होके बच्चे जा रहे हैं। कैसा लगता है कि मेरे अल्लाह पाक ने मुझे कितना अच्छा मुंतखब किया और कितना अच्छा प्रोफेशन दिया? जी, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जो मेरी फील्ड है और जिसमें तालीम को फैलाने का, तालीम देना, डिसिप्लिन देना, अच्छे इंसान बनाना जो है, ये अल्लाह ताला ने ये शुबा मुझको दिया, ठीक है ना। मुझे बाकायदा चुना कि तुम इसको जो है ना इस शोबे को आगे लेके चलोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपके इल्म में है सभी के, मेरे माशाल्लाह 3 बड़े बेटे जो हैं वो, एक बैरिस्टर बना और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 19 A's लेकर जो है आया, जो कि डॉन अखबार के अंदर उसकी बाकायदा पूरी खबरें चली, और तीसरा बेटा भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अभी ग्रेजुएट कर आया है। और वो तीनों बेटे मेरे अपने मुल्क पाकिस्तान में आए, मेरे कहने के ऊपर, अपनी ख्वाहिश से भी आए, और उन्होंने भी वही शोबा सेलेक्ट किया जो मेरा था, और वही मेरा अब राइट हैंड बनकर जो है तालीम को फैला रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका और यूके से पढ़ा, जो कि हमारे से तालीम के मामले के अंदर 100 साल आगे है। ये ममालिक 100 साल आगे, और वो उनके पास एक विजन है मेरे बच्चों के पास, और वो लेकर यहाँ पर आए, और यहाँ पर जिन्होंने फैलाए, यही वजह है कि आज मुझे जो है मुख्तलिफ डिग्रीज मिल रही हैं, डॉक्टरेट की डिग्रीज मिल रही है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, और फास्ट एंड ग्रोइंग का मुझे अवार्ड मिल रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है, बेनज़ीर भुट्टो अवार्ड मुझे को मिल रहा है। तो ये सब मेहनत रंग लाती है, और मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से ये भी कहूँगा कि मेहनत करो, हसद ना करो, ठीक है, और मेहनत करो, हसद ना करो। अगर मेहनत करोगे
तो अल्लाह ताला उसका आपको अजर और उसका फल जरूर देगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज आसिफ भाई का। वाकई में आसिफ भाई, आप सब लोग जो इस वक्त लोग बैठे मेरे साथ और इससे पहले जो मेरे गेस्ट हमारे से ज्वाइन किए, सब मेरे लिए, हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन। हमसे इस तरह के जब लोग मिलते, शख्सियात हमसे मुलाकात करती हैं, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है कि ये बताते हैं हमें, ये प्रेजेंट जब होते हैं ना तो हमें लगता है कि कुछ लोग इनको देख के कहते हैं काश हम इन जैसे हों। बिल्कुल इन जैसा बन सकते हैं आप लोग, लेकिन इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, माँ बाप का अदब एहतराम करना पड़ेगा। उनके बगैर आप कुछ भी नहीं हैं, पॉसिबल नहीं है। जिस तरह इस वतन के बिना आप कुछ नहीं है, तो माँ बाप के एहतराम के बिना भी आप कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तरबियत, एजुकेशन, नाम, वक़ार, पाकिस्तान का झंडा बुलंद करना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमने इस जिम्मेदारी को निभाना है, क्योंकि आपने पाकिस्तान से बहुत कुछ लिया है, लेकिन अभी देने की बारी है। मैं चाहूँगी वन बाय वन सबसे ज़रा मैसेज ले लेते हैं और आखिर में आसिफ भाई से लेंगे। पहले हम लोग उनसे लेते हैं। आमिर भाई, अपने जो जितनी भी कौम, अपनी नेशन को 14 अगस्त पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? सभी सबसे पहले तो मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा आज। ये कलरफुल शो लगाना, लोगों को यहाँ पर मधु करना, उनको मैनेज करना, दिस इज़ वंडरफुल, वंडरफुल जॉब। सेकेंडली, आपने अभी माँ बाप का जिक्र किया। माँ बाप ही सब कुछ है। बिल्कुल। और एक दुआ है, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि जिस तरह से इन्होंने मेरी परवरिश करी बचपन में, इसी तरह से इनके साथ अल्लाह पाक जो है वो नरमी से पेश आए। मफहूम बता रहा हूँ आपको। माँ बाप के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आइए। माँ बाप से बाहर आते हैं तो फिर ऑफ कोर्स बहन भाई आ गए, अपने घर वाले, बेगम हो गई, अब बेगम है तो उनके लिए मियाँ, बच्चे हैं, खूबसूरत रिश्ते जितने भी लोग हैं, उन सब के साथ अच्छे से बर्ताव रखें, उन सब का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, ताकि जैसे नवीद ने बात की थी, ताकि सोसाइटी फिर बढ़ती जाए और एम्पैथी का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करें। क्या बात है, जबरदस्त आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। मैं नवीद साहब से बोलूँगी, अपने कौम को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? यस, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, इट वाज प्लेजर कमिंग हियर एंड इट वाज एन अमेजिंग टाइम हियर, और बहुत कुछ सीखने को मिला डेफिनेटली। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी इम्प्रूवमेंट के साथ अपने आसपास के लोगों को भी जो है वो साथ लेके चलें और उनकी इम्प्रूवमेंट का भी ख्याल रखें। और मेरे ख्याल में इसी में पाकिस्तान की जो है वो बेहतरी भी है। तो मेरा ये मैसेज है आप सबके लिए। ओके, सबको लेके चलना है। और ये वैसे भी मैं कहूँगी कि हमारे नबी का फरमान है, वो सबको एक अच्छा पॉजिटिव पैगाम रसा। हमारी सबसे बेहतरीन तो मिसाल उनकी है। मैं आसिफ भाई से ज़रा डिटेल में पूछूंगी, आसिफ भाई अपनी कौम को, आने वाली जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मोहम्मद आसिफ खान, हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान। आज जश्न आज़ादी का दिन है और 76वीं सालगिरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान ये कैमरे से बात कीजिए। पाकिस्तान की हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले थोड़ा हट के मैसेज देना चाहूँगा, जो कि मैं महसूस करता हूँ और इस वक्त जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से मैं मैसेज देना चाहूँगा। ये इलेक्शन का दौर है और अब जो है वो इलेक्शन होंगे और नई हुकूमतें आएंगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने सियासतदानों से कहूँगा कि खुदारा आप लोग अपने बारे में ना सोचिए। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, आज़ादी का दिन है, आज़ाद होकर मैं बात कर रहा हूँ कि आप जो है अपने मुल्क के बारे में सोचिए, अपने लिए ना सोचिए। अपने बच्चों के लिए जो आप सोच रहे हैं वही आप मुल्क के लिए सोचें, क्योंकि जब हम खबरें पढ़ते हैं और देखते हैं और पता चलता है कि एक जो मिनिस्टर है उसके 700 अरब की प्रॉपर्टीज़ हैं और जो है असेंबलियों के अंदर लोग एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं और आइन की शिकों को फाड़ के फेंक रहे हैं। और जो है इससे क्या हमारे बच्चे क्या सीखेंगे और क्या करेंगे? अब रोल मॉडल होते हैं, हमारे सियासतदान जो होते हैं हमारे रोल मॉडल होते हैं, और ये रोल मॉडल जो है वो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे होते हैं और जो है मुल्क के बारे में नहीं सोच होते। जैसे कि मैं अभी देख रहा था कि असेंबली के अंदर बिलावल ने एक बात कही कि जी जो भी सियासतदान होता है वो जेल में ज़रूर जाता है। अगर हम सबको देखें तो वो जेल में ज़रूर जाते हैं और उनको आगे नस्लों के लिए भी उन्होंने कहा कि कल मरियम को या मुझको भी जेल में जाना पड़ेगा। आखिर ऐसी नौबत आती क्यों है? आखिर ऐसा माहौल क्यों पैदा? ये रिवेंज का बदले का जो है ना दौर कब ख़त्म होगा? आप अपनी इस्लाह कीजिए, अपने मुल्क के लिए सोचिए, अपने पासपोर्ट की कदर कीजिए, अपने पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करवाइए, अपनी पॉलिसीज़ बनाइए और जो आपको फंड्स मिलते हैं उन फंड्स को जो है अपने मुल्क पाकिस्तान के ऊपर खर्च कीजिए, अपने इलाके के ऊपर खर्च कीजिए, तो जो है ये मुल्क बन सकेगा और तरक्की होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
तालीम और सेहत के ऊपर जो है ज़्यादा बजट पास करें और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट करवाएं और मुल्क के लिए सोचें, प्लीज़ मुल्क के लिए सोचें। और आइंदा जो इलेक्शन होने वाले हैं, मैं सभी आपके चैनल से, वीनस चैनल से मैं ये कहूँगा कि जी वोट डालते वक्त ज़रूर ये सोचें आप किसको वोट देते हैं। मैं किसी को फेवर नहीं करता, मैं किसी सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा आप जिसको भी वोट दें सोच समझ के दीजिए, घर से निकलिए, उस दिन छुट्टी का दिन ना समझिए कि छुट्टी का दिन है, उस दिन निकलिए, वोट डालिए, ताकि अपने मनपसंद और शरीफ लोगों को वोट डालिए, जो मुल्क की बेहतरी के लिए सोचते हैं उनके लिए वोट डालिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। और मैं अपने बच्चों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि वक्त को ज़ाया ना करें, ये वक्त बहुत कीमती चीज़ है। ये घड़ी देखे क्लॉकवाइज चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, किसी का इंतजार नहीं करती। लिहाजा आपने वक्त की कदर करनी है, वक्त की इंपॉर्टेंस को समझना है। अगर वक्त की कदर करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, वरना मिट जाएंगे और आपका नाम भी नहीं रहेगा। तो बस मेरा यही मैसेज था सभी, और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के हवाले से मैंने जो ये मैसेज दिया है, और इस उम्मीद के साथ कि सियासतदानों को बुरा नहीं लगेगा, मैंने एक सच और हकीकत कही है जी। शुक्रिया। बस कोई नहीं, वो जिसको बहुत बुरा लगता है हम उनको कहेंगे 2 रोटी ज़्यादा खा ले, पाकिस्तान का इतना खा रहे हैं 2 रोटी ज़्यादा खा ले, लेट्स सी। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि ऑफ कोर्स आप बहुत सीनियर भी हैं और आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो मैं चाहूँगी एक डिटेल में आपका जो पैगाम है लोगों तक पहुँचे। और साथ साथ पैगाम के साथ साथ बात ये कि हम अपने बच्चों को ये जो मिली नगमों के थ्रू उनके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत उजागर करते हैं, ये बड़ा प्यारा टच है और इस टच को भूलना नहीं चाहिए। और बार बार हम फ्लैग लगाते हैं, जो झंडियाँ लगाते हैं, कि केक सेलिब्रेशन करते हैं, लाइट्स लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, सॉन्ग सुनाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि हमारा पाकिस्तान 14 अगस्त को इसकी इन्वेंशन हुई, इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज़ादी। लेकिन साथ साथ बताएं कि आज़ादी की कदर क्या है, छोटी छोटी चीज़ों से उनको एक मैसेज ज़रूर दें कि बेटा किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी से बड़े से बदतमीज़ी नहीं करते। इस खूबसूरत दिन में अगर आप ये छोटे छोटे पैगाम देंगे ना, तो आप समझेंगे थोड़ा अपने किरदार निभा लिया है पाकिस्तान से मोहब्बत करने का। और अभी मेरे साथ प्यारे प्यारे बच्चे हैं, देखिए वो कौन सा मिली नगमा सुनाते हैं और हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। लेट्स ही देखते हैं खूबसूरत सा मिली नगमा प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। नाज़रीन बच्चे यहाँ पर आ गए हैं, प्यारे प्यारे बच्चे नाज़रीन यहाँ पर आ गए हैं। आसिफ भाई देख रहे हैं बच्चों के हाथ में फ्लैग भी है, और बच्चों ये फ्लैग आपने इसी तरह मेरी तरह जो है हर साल की तरह लपेट के घर में रख लेना है, और अपने बिल्कुल इसको ज़मीन पे नहीं गिरने देना, क्योंकि ये ही हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान है। तो हो जाए एक खूबसूरत सा सॉन्ग। और जी मिली नगमा, मिली नगमा। आज आपके साथ जो है सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर के बच्चे हैं। कौन से स्कूल? सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर। सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर और ये पफा एजुकेशन सिस्टम की। वाह, इन्होंने बड़ा प्यारा भी मिली नगमा सुना। और अब हम शुरू कर रहे हैं। ओके भाई, 1 2 3 गो। चलिए। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल लेते रोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान नाज़रीन लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। लेकिन मैं आमिर भाई आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ, नवेद भाई आपका, और आसिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी, ओके बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। अच्छा जी, मैं यहाँ पर लेंगे हम लोग ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, और हम लोग चलेंगे जी हाँ केक कटिंग सेलिब्रेशन। यस लेट्स सी, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और मैं यकीन करें आई फील वेरी प्राउड कि तमाम यहाँ पर लेजेंड लोग मौजूद हैं और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, लेकिन आई फील वेरी प्राउड कि मैं इन लोगों के दरमियान मौजूद हूँ और यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए रिजवान जाफ़र साहब, इफ्राहिम साहब माशाल्लाह पाकिस्तान के मिली नगमे और पाकिस्तान के बहुत सारे सॉन्ग्स रिप्रेजेंट किए। दिल की जैसे कि जब दिल की बात मैं कहने की कोशिश करती हूँ तो लफ्ज़ मेरे पास यहीं रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि मुझे भी मैं अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। यहाँ पर मौजूद अंसार बनी साहब और यहाँ पर मेरे प्यारे भाई आसिफ साहब, यानी कि हैप्पी पैलेस को रिप्रेजेंट, स्कूल और एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और माशाल्लाह जिस तरह मैंने इंटरव्यू में बताया कि अवार्ड भी एक्सीलेंस अवार्ड इन्होंने लिया, तो ये भी मेरे लिए बड़ा प्राइड है पाकिस्तान का। और मिसेस अंसार बनी शाहीन बाजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो सरप्राइज़ है, मैं पाकिस्तान 14 अगस्त की बात कर रही हूँ। 14 अगस्त तो है ही है, यानी कि 76 ईयर हो गए हैं हमारे पाकिस्तान को, 76 ओके। लेकिन यहाँ पर 3 केक आप नाज़रीन देखें, क्योंकि मेरी भी बर्थडे है और यहाँ पर अंसार बनी साहब की भी बर्थडे है और यहाँ पर रिजवान भाई के बेटे की भी बर्थडे है और आसिफ साहब के इब्राहिम साहब की भी बर्थडे, यानी कि केक जो है इसीलिए बहुत सारे आप लोग देख रहे हैं। और इनकी मिसेस की भी बर्थडे है जी। रिजवान भाई देख रहे हैं ना, ये हो रहा है सरप्राइज, क्या ताल्लुक जो है। अच्छा पहले हम पाकिस्तान की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, फिर अंसार साहब की, फिर सबकी 1 बाय 1, ठीक है जी। और अली भाई यहाँ पर मौजूद है, ये हमारे साथ गैदरिंग करने के लिए थैंक यू सो मच भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं और केक की बिस्मिल्लाह करें। सबसे पहले वी आर गैदर और बहुत ही सीनियर मेरे इफ्राहिम साहब और अंसार भाई साहब, मैं चाहूँगी प्लीज़ आप लोग ज़रा आप आ जाए बिस्मिल्लाह करें। पहले हम पाकिस्तान, आसिफ भाई आ जाए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, ये हमने पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहे और दुश्मनों की नज़र बद से अल्लाह पाक बचाए। और अब ये आप ज़रा, क्योंकि मैं चाहूँगी ये आप इधर आ जाएं और स्पेशल आपके लिए इसको ज़रा सा इधर कीजिएगा, मुझसे मूव नहीं हो रहा। रिजवान भाई ज़रा सा आगे कर लीजिए। यस चले जी, अब हम करेंगे हैप्पी बर्थडे जी। यस ज़रा ज़ोर से हो गए, हैप्पी बर्थडे, क्या बात। और अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और अब इसी तरह अपनी खिदमत अपने पाकिस्तान के लिए अंसार बनी ट्रस्ट को इसी तरह आप जो है उसमें खिदमत अंजाम देते रहे, ज़बरदस्त। और अब मैं चाहूँगी मैं बाद में अभी छोटे बच्चे बाद में होते हैं ना, अभी इफ्राहिम साहब को ज़रा प्लीज़, इफ्राहिम साहब अभी क्योंकि मोहब्बतें यूँ ही कायम रहे, इसी केक को हम दोबारा इफ्राहिम साहब। यस, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, क्या बात है इफ्राहिम साहब, हमेशा आप इसी तरह अपनी खूबसूरत आवाज का जादू जगाते रहे। और आसिफ भाई अभी यहाँ पर आप इस साइड घूम के आए, कोई बात नहीं, आप आए, हम कोई मसला नहीं, हम शाहीन बाजी आप इधर, इस इनको आसिफ भाई को, आसिफ भाई आ जाए सेंटर में, आसिफ भाई कोई मसला नहीं। ये वाह भाई वाह, क्या बता। आसिफ भाई की मलिया खान की जो है बर्थडे है और सभी ने अपनी मोहब्बत में जो है मुझसे कहा है कि अपनी वाइफ के नाम से आप केक काटें, तो मैं यहाँ पे केक काट रहा हूँ और मैं मलिया को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। वाह भैया, क्लैप करें मलिया भाभी के लिए। ये तो हम सबसे ज्यादा बीवी से डरते हैं भाई, इतना खौफ। जी इतना डरता आज अभी आप अपने बेटे की बर्थडे को, ओके ऐसे कैसे रिजवान भाई, ओके रिजवान भाई की बेटे क्या नाम है? देखिए अली नाम है, मोहम्मद अली रिजवान, वैसे मैं मोहम्मद अली जिना ही रख रहा था। चले जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, सदा हमेशा खुश रहो, अपने बाबा का नाम रोशन करो। और कोई यस, अब मेरा नंबर है और मेरा ऐसे ही बाद में छोटे बच्चे काटेंगे तो आप छोटी बच्ची बन के केक काटिए। ये देखिए स्पेशल केक है। जी सभी, मैं आपके लिए गाना गाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह वाह वाह, चलें जी, बहुत बहुत मुबारकबाद सभी आपको। और बहुत सारी 16 साल की हो गई और सभी के बारे में मैं कहूँगा कि ये बहुत मेहनत करती हैं, बहुत इनको मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ स्ट्रगल करते हुए, और मेरी बहुत सारी दुआएं इनके लिए कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे और बहुत आगे चले। भाई से कुछ सुनते हैं हम मेरे ख्याल से। जी आसिफ भाई हमेशा मुझे देखते, मैं चाहूंगी आसिफ भाई मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्स कहें कुछ। हां जी, जरूर जरूर जरूर।
जी, मैं सभी के लिए ये कहूँगा कि कई तकरीबन 15-20 साल से मैं इनको जानता हूँ, बड़ी मेहनत करती हैं और हालांकि इनकी उम्र तो 16 साल है लेकिन मैं जानता इनको 15-20 साल से हूँ। और उस वक्त में नर्सरी मेरे 15 साल बिल्कुल सही कहा रिजवान साहब ने, मेरे स्कूल के अंदर प्ले ग्रुप के अंदर ये थी, सजे ना। तो मैं सभी को जो है बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं सदा सुहागन रहें, सेहत दे अल्लाह ताला, आपको तंदुरुस्ती दे और इसी तरह से कामयाबी आपको हासिल होते रहे और आप मजीद अपने प्रोग्रामों के जरिए दुनिया के अंदर जो है अपना नाम रोशन कर सकें। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं काफी टाइम से मैं प्रोग्राम में बुलाती हूं सबको, उनसे यही बड़ी बात है सीनियर लोगों। अच्छा समी की जो अंदर से निकल, चलिए सब मिलके गाएंगे, ठीक है? ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे खुदा करे खुदा करे खुदा करे खुदा करे सदा हरी भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। जिस तरह रिजवान भाई माशाल्लाह हमेशा यूथ को प्रमोट करते हैं और सीनियर लोग मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि ऐसे लोगों को हमेशा आगे लेकर आऊँ जो पाकिस्तान में आगे बढ़ के यूथ के लिए कुछ कर रहे हैं। तो आज प्रोग्राम में आना कैसा लगा अली भाई, आप ज़रा चाहें क्योंकि सब ने गुफ्तगू की, आप भी ज़रा सा बात करें। सभी बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने प्रोग्राम में बुलाया मुझे। मेरा ताल्लुक असल में कॉर्पोरेट कल्चर से और हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में एक चीज़ सिखाई जाती है CSR, दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑर्गेनाइजेशन तो अपना रोल प्ले करती है मगर साथ में इंडिविजुअल को भी अपना रोल प्ले करना है, वो फिलॉसफी है ISR यानी इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितने भी सीनियर्स हैं मौजूद हैं, अंसार बनी साहब ख़ास तौर पर, इन्होंने इंडिविजुअली जो किरदार प्ले किया है इस माशरे के लिए, तो वो सब के लिए काबिल कदर है और इनका नाम जो है दुनिया जानती है। हमें इनके स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ प्रोग्राम में। और आपके लिए ये है कि आपका प्रोग्राम में देखा है, बहुत पैशनेटली आप काम करती हैं, तो एट द एंड मुझे मौका मिला है, पर मुझे ये देखना है कि आपकी एनर्जी अभी कितनी बाकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और जी नाज़रीन, हमने इसी जगह पर क्योंकि केक सेलिब्रेशन हो चुकी है और यहाँ पर एंड करेंगे और मैं एक जिस तरह इन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ आपके अंदर अभी भी कितना, क्योंकि बहुत टाइम से 2 आवर्स से मैं एक सब बच्चों को टैबलोज ये वो सब आपके सामने शेयर करी हूँ। और मैं एक ही बात कहूँगी कि पाकिस्तान के हम सब शहरी हैं और हमें अपना चाहे कितने भी डोमेन में रह के हम अपना अगर काम, अपने फील्ड का काम अपने तय अगर अदा करें तो समझ लें हमने थोड़ा सा हक अदा कर दिया। क्या आपने अपना हक अदा किया है? तो मैं सिर्फ ये नहीं चाहूँगी कि हम मिली नगमे में ही सिर्फ कहें कि दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, बल्कि हमें प्रूव करना है। और हमने फील्ड में लोगों को सिर्फ ये नहीं कहना कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने ये बनना है, नहीं, हमने एक अच्छी शख्सियत बनाना है। हमने एक अच्छी शख्सियत बनाना है जो सिर्फ अकेले नहीं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये सब इन्हीं के लिए ये शेर है, ये डेडिकेशन है, क्योंकि ये अकेले चले हैं लेकिन इनके पीछे एक बड़ा कारवां है जो सबको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर भी रिप्रेजेंट करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।